तो कैसे है बच्चों? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई जोर से चल रही होगी। वैसे एग्जामिनेशन में टाइम तो बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज में कुछ न्यू टॉपिक जो इंस्टीट्यूट ने इंसर्ट किया है, यहाँ से अगेन एक बार क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मई 2015 में एंड नवंबर 2016 में दोनों में आ चुका है। एंड आपका जो सप्लीमेंट्री स्टडी मैट 2016 में इशू किया था उसमें भी है, और आपका जो न्यू प्रैक्टिस मैनुअल इशू किया है 2017 का उसमें भी है। तो जितना भी टाइम कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉपिक आपका ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सिर्फ आपको 1.5-2 घंटे और एक्स्ट्रा डिवोट करने हैं इसमें, और इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाओगे, किसी भी हाल में नहीं जाओगे छोड़ के, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन अगेन यहाँ से रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट इस पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिलेशन में डाल रहे हैं, और एग्जामिनेशन में आया भी है। और एग्जामिनर का कमेंट भी यह है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है पीछे, यानी कि अगर कोई टॉपिक को हम अगर अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे और इंस्टीट्यूट को अगर ये लगता है तो उस टॉपिक को दोबारा वो रिपीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी आपका अर्ली डिलीवरी ऑफ करेंसी है एंड लेट एक्सटेंशन या लेट कैंसिलेशन या लेट डिलीवरी, तीनों केस की बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा से स्वैप डिफरेंसेज, ये इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, ये सारे चीज कुछ एडिशन किया हुआ है ये फेडरल रूल के हिसाब से। तो इस चीज को आपको अभी कवर करना है। तो मैं जो अभी आपको जो कवर करवा रहा हूँ वही 2 टॉपिक को जिसमें थोड़ा सा डिफरेंसेज है, बाकी तो आप सारे आपका किया हुआ है। ये देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, न्यू टॉपिक्स एडेड बाय इंस्टीट्यूट। जो न्यू टॉपिक कुछ इंस्टीट्यूट ने एडिशन किया है उस चीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इसमें पीछे का रिकॉल करना है फटाफट। देखिए, हम लोग ऑलरेडी कैंसिलेशन पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन पढ़ चुके हैं, लेकिन उस पर ज्यादा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का था नहीं। जैसे एक्सटेंशन की भी बात करो, अगर थोड़ा सा आप पीछे रिकॉल कीजिए, एक्सटेंशन हमने बिफोर ड्यू डेट का ही एक किया हुआ था और एक ऑन ड्यू डेट का किया हुआ था, लेकिन आफ्टर ड्यू डेट वाले जो एक्सटेंशन है वो इंस्टीट्यूट ने 2 बार अभी पीछे डाला हुआ है, और उसके लिए फेडे में कुछ रूल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो वो फेडे के रूल के हिसाब से जो नया टॉपिक है वो हमें अभी कवर करना है। ये देखिए, हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को 3 डेट में कवर करते। देखिए, यानी कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिफोर, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर याद कीजिए, एक कमिटमेंट कर लिया हमने किसी एक डेट के लिए, और उस डेट पे जाके आपको उस कमिटमेंट के मुताबिक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते थे तो वो हमारे लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी कि आज अग्रीमेंट करना, फ्यूचर के डेट में डिलीवरी करना, और वो फ्यूचर के डेट के जो डिलीवरी वाले जो रेट होगा, जो हमने कमिटमेंट किया आज के डेट पे वो रेट अप्लाई होगा, उसको हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन नॉर्मली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट करते हैं वो हम ड्यू डेट पे करते हैं। तो जो ड्यू डेट पे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है देखिए, यानी कि या तो हम लोग बिफोर ड्यू डेट उसको हम एग्जीक्यूट कराएं, या हम लोग उसको ऑन ड्यू डेट पे करें, इधर आना है, ऑन ड्यू डेट, या फिर आफ्टर ड्यू डेट। देखिए, बिफोर ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट पे भी 3 काम हो सकता है। देखिए, आप अपने कमिटमेंट के तहत इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अगेन देखिए,
ऑन ड्यू डेट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑन ड्यू डेट पे कैंसिल कर सकते हो, या ऑन ड्यू डेट पे एक्सटेंड कर सकते हो। अगेन देखिए यहाँ पे आफ्टर ड्यू डेट एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि आपके टोटल 9 कंडीशंस बनते हैं इसमें। यानी कि हमने सारे कवर किया हुआ था, लेकिन इसको इस तरीके से सेग्रीगेट करके तीनों कंडीशन, क्योंकि इतना क्वेश्चन हमारे पास था ही नहीं। हम अगर देखें तो बिफोर ड्यू डेट का भी हमने एग्जीक्यूशन करने की आज तक बात किया नहीं था, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं सप्लीमेंट्री जो 2016 लाया है उससे पहले। हाँ, अगर मैं याद करूं जिस टाइम मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2011 में, 2010-11 में, उस टाइम पे हमने 2 बैच तक अर्ली डिलीवरी को हमने कवर कराया था, लेकिन इंस्टीट्यूट के पास वो क्वेश्चन था नहीं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा ज्यादा था, तो हमने फिर अगेन उसको 2 बैच के बाद उसको डिलीट कर दिया, हमने बुक से हटा दिया उसको। लेकिन इंस्टीट्यूट फिर से उसको अगर इंसर्ट किया है तो हमें जानना है, और मुझे लगता है कि इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये जो है इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है। ये वाले कवर तो कर लिया आपको 2 अटेम्प्ट तीनों, यानी कि ये देखोगे अगर आप नवंबर 2016 का क्वेश्चन देखो तो ये तीनों यहाँ से नवंबर 2016 कवर कर लिया है इसको, और इवन जो मई 2015 का क्वेश्चन आपको ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ड्यू डेट का, यानी कि 2 बार ये एग्जाम में कवर हो चुका है। ठीक है जी, अर्ली डिलीवरी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसी सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे, लेकिन जो सेम पैटर्न पे वो थोड़ा सा आपका क्या है इसमें डिफरेंट है, बट अभी तक एग्जाम में है, इसीलिए मैं इसको उम्मीद करता हूँ इस अटेम्प्ट के लिए ये आपका अर्ली बिफोर ड्यू डेट का जो एग्जीक्यूशन है वो आना चाहिए एग्जाम में, जो मुझे लगता है। अब देखते हैं इतना, और ऐसा नहीं अगर एग्जाम में आता भी है ये तो वही क्वेश्चन आएगा जो आपके सप्लीमेंट्री 2016 में हुआ है और जिसको आपको प्रैक्टिस मैनुअल 2017 में भी उसने कवर किया है। अब हमें इसमें देखो, इसमें ज्यादा टाइम ना लगा के हम फटाफट अगर कवर करें तो ये देखिए कैंसिलेशन आपको पहले से आता है, हम उस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। कैंसिलेशन में हम क्या करते हैं, अगर पहले से किसी ने बाई करा तो सेम पार्टी के बीच में अगर आपने सेल कर दिया, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेते हो तो जो डिफरेंस अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, और जो डिफरेंस अमाउंट होंगे वो आपका लॉस एंड गेन कहलाता है। ये कैंसिलेशन हो गए। अगर बिफोर ड्यू डेट का कैंसिलेशन है तो जितने दिन फॉरवर्ड पीरियड बचा हुआ है उतने दिन के फॉरवर्ड रेट पे आप अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करते हो। अगर ऑन ड्यू डेट की बात करें तो ऑन ड्यू डेट पे स्पॉट रेट पे करते हो, और आफ्टर ड्यू डेट में 2 चीज कवर होता है, या तो आफ्टर ड्यू डेट में आप 15 डेज से पहले गए, या आफ्टर ड्यू डेट में आप गए ही नहीं गए तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑन 15th डे आफ्टर ड्यू डेट। तो अब देखिए ये जो मैंने आफ्टर ड्यू डेट कवर कर रहा हूं इसमें दोनों है, ये आपको जो अभी आफ्टर ड्यू डेट जो हम कवर कर रहे हैं ये आपका, मैं पहले थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको, ये है डेट when approached, जिस दिन पे अप्रोच किया, अब when approached जो भी कुछ है, डेट when approached, और ड्यू डेट प्लस 15 डेज, whichever is अर्लियर। चलिए ये क्लियर कर लो, डेट व्हेन अप्रोच्ड और ड्यू डेट प्लस 15 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर अप्रोच ही नहीं किया तो फिर 15 डेज पे हो जाएंगे ये, लेकिन 15 डेज पे जो होंगे वो सिर्फ कैंसिलेशन ही हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन रूल आपका सेम अप्लाई होगा जो तीनों के केस में होंगे। इवन हम कह सकते हैं कि ड्यू डेट प्लस 15 डेज के केस में एक्सटेंशन एंड एग्जीक्यूशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप पहुंचे ही नहीं तो एग्जीक्यूट क्या करोगे, डिलीवरी क्या करोगे। यानी कि ये एक्सटेंशन की भी बात है, एक्सटेंशन के लिए भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो अब या तो फिर हमें 4 कंडीशन बनाना पड़ेंगे, फिर 12 कंडीशन बन जाएगा, या तो हम एक काम कर सकते हैं अप्रोच डेट को हम अलग ले सकते हैं एंड फिर ड्यू डेट प्लस 15 डेज को अलग ले सकते हैं, क्योंकि जिस दिन पे अप्रोच करोगे उस दिन पे ये तीनों कवर हो जाएगा, एक्सटेंशन, कैंसिलेशन एंड एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर पहुंचते ही नहीं तो ड्यू डेट प्लस 15 डेज पे आपको कैंसिलेशन ही कवर होगा, लेकिन
रूल आपका दोनों केस में सेम है, इसीलिए हम दोनों को मर्ज करके एक साथ कवर कर रहे हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सक्यूशन है एक्सक्यूशन कर लेंगे, बस सिंपली ऐसे समझो, अगर अप्रोच नहीं किया गया तो ड्यू डेट प्लस 15 डेज एप्लीकेबल नहीं होंगे, और ड्यू डेट प्लस 15 डेज अगर एप्लीकेबल अप्रोच नहीं किया तो ड्यू डेट प्लस 15 डेज एप्लीकेबल होगा, और अगर एप्लीकेबल होगा तो उसमें तो कैंसिलेशन होंगे, तो खास करके उसमें कैंसिलेशन ही है। लेकिन अगर दे दिया जाए तो रूल सबके लिए सेम है, यानी कि अगर ड्यू डेट के बाद अप्रोच करोगे तब का रूल, या पहुंचे ही नहीं तब का रूल, दोनों रूल आपके लिए वहां पे सेम एप्लीकेबल होगा। तो बोलोगे है क्या इसमें, मैं बताता हूं अभी। यानी कि मुझे मेनली अभी कवर करवाना है ये 3 टॉपिक। ये देखो, एक एग्जीक्यूशन और एक हो गया हमारा ये तीनों, यानी कि ये वाले जो पोर्शन है, ये तीनों पोर्शन, ये मेनली अभी मुझे कवर करवाना है। ठीक है जी, चलिए फटाफट देखते हैं। एग्जीक्यूशन के केस में अगर अर्ली डिलीवरी की हम बात करें, ठीक है जी, हम ए कवर कर रहे हैं पहले बिफोर ड्यू डेट को। बिफोर ड्यू डेट का एग्जीक्यूशन हम यूज कर रहे हैं। यानी कि हम लोग इसी को ये भी कह सकते हैं अर्ली डिलीवरी ऑफ करेंसी। क्या हो गया, अर्ली डिलीवरी ऑफ करेंसी अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अर्ली डिलीवरी ऑफ करेंसी अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम फटाफट, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं हम, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो इंस्टीट्यूट ने अपने सप्लीमेंट्री में ले रखा है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, ज्यादा एग्जांपल फ्रेम करे उससे ज्यादा अच्छा, उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, तो इनके पास कुछ पेमेंट आना होगा, यानी कि एक्सपोर्टर के पास अमाउंट रिसीवेबल है। मान लीजिए अमाउंट रिसीवेबल है $100, अमाउंट रिसीवेबल है $100। कोई एक डेट भी हम फिक्स कर लेते हैं, से ये डेट हो गया हमारा, ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है 10th ऑफ जून, 10th जून का ये रिसीवेबल है हमारा। अब जैसे सोचो, और ये जो 10th जून बनते हैं ना हमारे लिए, ये 10th जून बनता है हमारा, मान लो ये 3 मंथ बनता है, 10th जून हमारे आज के डेट से 3 मंथ बनते हैं। सोचिएगा, जैसे आपके पास लगता है कि हमारे पास आफ्टर 3 मंथ कुछ अमाउंट आने वाला है, तो आप उस चीज को बैंक में जाके कवर कर लेते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप पहुंचे बैंक में और बैंक वाले से आपने बात ये किया कि भैया मुझे डॉलर लेके आने हैं कुछ 10th जून को, तो आपको डॉलर यहाँ 100 दूंगा और मैं आपसे कुछ रुपी लूंगा एट द रेट ऑफ रुपीज, कुछ भी रेट हो मुझे नहीं मालूम, एक रेट हम कोई भी अभी अज्यूम कर लेंगे। चलो एक काम करते, ये रेट अज्यूम कर लिया हमने 65 का, 65 का आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन ये कौन सी दिन के लिए हमने किया, ये जो हमने किया है अभी 10th जून के लिए, कि हम 10th जून को लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए, बैंक अपना पोजीशन कभी भी ओपन नहीं रखता। अब आप सोचो, ये 100 लाख अगर हो जाए और आप अगर 3 मंथ के बाद अगर आप बैंक को देते हो, तो आफ्टर 3 मंथ जो आप बैंक को दोगे, तो बैंक उसके बाद 3 महीने बाद क्या करेगा, वो अगर वो अपना पोजीशन कवर नहीं किया तो हो सकता है उस दिन जो बैंक मार्केट में, इंटरबैंक में जो बेचेंगे डॉलर, अगर वो उस दिन पे रेट 60 हो गया तो बैंक तो डूब जाएगा। उस कंडीशन में बैंक जो होते हैं वो कभी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ओपन नहीं रखता, वो क्या करते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को भी वो हेज कर लेता है। हेज कैसे करेगा, वो जाएगा इंटरबैंक में, वो जाएगा इंटरबैंक मार्केट में, और जैसे ये इंटरबैंक मार्केट में गए, तो आपको अगर याद हो
तो इंटरबैंक मार्केट, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक के पास जाएगा तो इंटरबैंक मार्केट से ही कवर करेंगे। ये इंटरबैंक मार्केट में जाके $100 देने का एंड यहां से रुपी लेने की बात कर चुका होगा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ जो रुपी का रेट होगा वो ग्रेटर देन 65 होंगे। ग्रेटर देन 65 होगा क्योंकि 65 से ज्यादा लाएगा, 65 से कम देंगे, और वो जो डिफरेंस होंगे वो बैंक का प्रॉफिट होगा। और आपको ये भी पता है कि ये दोनों बीच रेट के बीच के जो डिफरेंस है उसको हमने एक्सचेंज मार्जिन बोला था। एक्सचेंज मार्जिन, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्सचेंज मार्जिन अगर आपको नजर आता है कि इसका एक्सचेंज मार्जिन है पॉइंट, मान लो चलो हम रेट ऐसे यूज कर लेते हैं, ₹1 का है मान लो एक्सचेंज मार्जिन, तो ₹1 का होगा तो देखना आप यहाँ से 66 की कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा ये, ठीक है जी। ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कौन सी जून के लिए किया होगा इसने, यानी कि 10 जून को इसको बाहर से लेके आने हैं, और ये आपको सॉरी लेके नहीं आएंगे, यानी कि आप उनको 10 जून को डॉलर दोगे, वो बैंक क्या करेंगे, इंटरबैंक में वो डॉलर देके वहां से 66 ले लेंगे और ये 65 देके ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कवर हो जाता और बैंक को ₹1 का प्रॉफिट हो जाता हर $1 के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे $100 है तो ₹100 का बैंक का प्रॉफिट होता है। ये पहले से उनको डिसाइड हो चुका है स्टार्टिंग के टाइम पे जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखिए सिचुएशन क्या राइज होता है। सिचुएशन ये राइज होते हैं कि आपने, अब ये क्या होता है, जो सामने वाले पार्टी, मान लीजिए कोई ये यूएस का पार्टी होगा, अगर यूएस से फंड आना है तो ये कोई यूएस का पार्टी होगा। ये यूएस के पार्टी ने क्या करा, देखिए इसने पहले ही आपको बोला कि मैं पैसे दे देता हूं, यानी कि वो जो $100 है वो 10 जून को नहीं, मेरे पास 10 जून से मान लीजिए 1 मंथ पहले ही आ जाता है। यानी कि 1 मंथ पहले आ गया तो हम ऐसे कह सकते हैं ये हमारे पास 10 मई को ही आ जाता है। यानी कि ये अब 10 मई को देना चाहता है, तो मैं क्या कहता हूं एक्सपोर्टर, यानी कि मैं एक्सपोर्टर बैंक को कहता हूं कि मेरे डॉलर 10 मई को एक्सेप्ट कर लो। अब बैंक क्या कहता है, देखो बैंक कहता है ऐसे कैसे मैं एक्सेप्ट करूं, आप मुझे बताइए। बैंक कहता है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपके डॉलर, कि हमें तो डॉलर इंटरबैंक को कब देना है, वो तो देना है 10 जून को। मैं आपसे 1 महीने पहले लेके उस डॉलर को क्या करूंगा, तो वो कहते हैं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल से रूल लगाते तो नॉर्मल रूल ये लगता, भाई एक काम करो जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, अरे भाई साहब इसको कैंसिल कर लो और स्पॉट रेट पे आप उसको बेच दो। लेकिन यहाँ फेडरल का रूल क्या कहता है, नहीं, बैंक को ये डॉलर एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये फेडरल रूल 8 इस चीज के लिए कहता है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें हम अगर आ जाए तो यहां देखिए, यानी कि ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कैसे करेंगे, यानी कि ये इस दिन पे नहीं, ये देखिए ये जो है ना मई, यानी कि 10 मई को ये एक्सेप्ट कर लेगा। कौन एक्सेप्ट करेंगे, बैंक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जी। अब आप देखिए इसमें एक्सेप्ट करने का क्या प्रॉब्लम अराइज होगा। अब एक्सेप्ट मान लीजिए, क्योंकि ये फिडई कहता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कि नहीं, बैंक को ये डॉलर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए अगर डॉलर अगर ये एक्सेप्ट कर ले 10 मई को, तो बैंक अब क्या करेगा इस डॉलर को, बैंक को क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, ये अगेन इंटरबैंक मार्केट में जाएंगे, ये इंटरबैंक मार्केट में जाएंगे एंड फिर ये जो इनके पास डॉलर आए हैं 10 मई को, यानी कि ये 10 मई का स्पॉट रेट हम यूज करेंगे। 10 मई का स्पॉट रेट, कोई भी रेट आप अज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए $1 है ₹60, कोई भी रेट ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, बैंक को हम नुकसान कराते हैं। अब बैंक का नुकसान कैसे होगा, देखो बैंक अगर इसको 65 पे कर रहा है क्योंकि इसमें कमिटेड रेट पे देना पड़ेगा। यहाँ फेडरल क्या कहता है कि जो रेट अग्री किया था उस अग्रीड रेट पे एक्सपोर्टर को आप एक्सपोर्टर से डॉलर रिसीव कीजिए, यानी कि ये डॉलर जो है बैंक को लेना पड़ेगा और उसके लिए जो देंगे वो अग्रीड रेट देंगे, यानी कि जो कमिटमेंट हो चुका था उसी रेट से यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन इसकी वजह से तो अब बैंक को देखो,
अब ये बैंक डॉलर अपने पास रखेगा नहीं और ये सामने वाले इंटरबैंक मार्केट को दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसका तो 10 जून का कॉन्ट्रैक्ट था और ये तो आगे 10 मई को। तो इस बैंक को क्या करना होगा, 10 मई को ये इंटरबैंक को ये डिलीवरी करेगा। ठीक है जी, यानी कि ये बैंक जो है इस दूसरे इंटरबैंक को क्या करेंगे, यहां से डॉलर देके और इनसे रुपी लेके आएंगे, है ना। यहां से ये डॉलर देंगे 100 और इसके बदले जो भी रुपी होते हैं, अब हमें नहीं पता क्या रेट है, हम एक काम करते हैं, यानी कि ये 65 अगर देंगे और 65 से कम लेके आए तो नुकसान होगा, और वो जो नुकसान होंगे उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। यानी कि ये देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कम करना है मीन्स अगर मैं 65 की जगह अगर मैं सपोज 64.5 अगर ले लेता हूं तो मुझे बताएंगे ये कौन सी रेट को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरबैंक मार्केट डॉलर बाई करे तो बाइंग रेट हमें पुट करना पड़ेगा। तो 64.50 और मान लीजिए ये है 65.25, ये हमने एक रेट ले लिया है ना जी। तो 6 क्योंकि ये जो आपका पेमेंट आना है 10 मई को, तो 10 मई को ये डिलीवरी देंगे। अब 10 मई को अगर डॉलर देंगे तो इसके पास 65.4.5 आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या करता है, फिर क्या कहते हैं कि देखो ये रेट और ये रेट डिफरेंस अब आपका आ गया। एक तरीके से देखा जाए तो बैंक को नुकसान है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बैंक को नुकसान हो रहा है तो बैंक एक्सपोर्टर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर मान लीजिए ये 65 से ज्यादा हो जाता तो उस केस में बैंक को फायदा हो जाता, और अगर ये बैंक को फायदा होता कैसे, देखो 65 से ज्यादा आता और ये 65 जाता। अभी हमारे सीन में ये नहीं है, अभी ये हमारे सीन में नहीं है, उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। अभी क्या हो रहा है कि अर्ली डिलीवरी आ चुका है, तो अर्ली डिलीवरी हम कर रहे हैं। तो यहां से 65 पॉइंट मान लीजिए अगर ज्यादा होता तो मोर देन 65 आता और 65 बैंक उनको देता, यानी कि सरप्लस बच गए। अब इस केस में अगर सरप्लस हो तो बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेंगे नहीं करेंगे, ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। बैंक चाहे तो इंटरेस्ट पास ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो पास ऑन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम इंटरेस्ट पास ऑन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस है बैंक के पास। ये क्लियरली फेडरल रूल ने लिखा हुआ है कि अगर फायदा हो जाए तो बैंक के पास चॉइस है कि मर्जी है तो पे कर सकते, ना मर्जी हो तो ना पे करे। ठीक है जी। तो अब केस में इसमें देखिए, अब बट हमारे एग्जाम में अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर फायदा हो जाए बैंक को, यानी कि बाहर से ज्यादा रुपया आ गया कम दे रहे, तो उस केस में इंटरेस्ट वो पे करेंगे, और नुकसान हो गया तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अभी फिलहाल जो हमारे एग्जाम्पल है उसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। ये देखिए, ये बैंक क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला इसका जो एग्जीक्यूशन होंगे, यानी कि इसका जो ट्रांजेक्शन्स जो होंगे वो क्या क्या होगा, देखिए बहुत आसान है ट्रांजेक्शन्स, फटाफट देख लो। एक तो सबसे पहले जो रेट कमिटमेंट किया गया था उस कमिटमेंट पे डिलीवरी होंगे सबसे पहले, क्योंकि डिलीवरी की बात करें, हम एग्जीक्यूशन की बात करें। सबसे पहला execute original forward contract at agreed forward rate। execute original contract at agreed forward rate, that is हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, that is at ₹65 पे एग्जीक्यूट होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। अभी जो हमने बात करा कि स्पॉट में जो डिलीवरी का जो डिफरेंस आया, स्पॉट डिलीवरी का डिफरेंस आया, उसका जो डिफरेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, इंटरेस्ट लेना होगा। तो अब देखिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन आउटले हम इसलिए कह रहे क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे। एक तरीके से देखा जाए तो बैंक के लिए देखो ना, बैंक को 64.5 आ रहे, 65 जा रहे, तो आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम आउटले ऑफ फंड करें, और जब इंटरेस्ट पे आउटले ऑफ फंड होगा तो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। ये कैसे निकालोगे, देखिए इसके लिए जो आपका खड़े रूल कहते हैं कि प्राइम लेंडिंग रेट से नहीं जा सकते। प्राइम लेंडिंग रेट, वैसे प्राइम लेंडिंग रेट तो आज के रेट पे पता नहीं, आज के रेट पे तो बेस रेट चलते हैं, बट फिर भी फेडरल रूल में जो लिखा हुआ है वो प्राइम लेंडिंग रेट ही लिखा हुआ है, क्योंकि पहले प्राइम लेंडिंग रेट हुआ करता था PLR, जो आज के रेट पे बेस रेट है। ये आपने पूरे OTC डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है, उस पर हम बहस नहीं करते। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए
ये जो होंगे स्पॉट डिलीवरी का जो डिफरेंस आएगा, ऐसे सोचो आप, यहां पे जो आएंगे ये हम निकालेंगे ऑन स्पॉट डिलीवरी डिफरेंस। सिंपल से याद रखो आप, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑन स्पॉट डिलीवरी डिफरेंस, स्पॉट डिलीवरी डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से आप, स्पॉट में इसको भी देंगे और यहां भी डिफरेंस आएंगे, तो वो जो डिफरेंस आएंगे उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करो, खत्म हो गई बात। यानी कि अभी के केस में हमारे पास कितना आएगा, ये देखो 50 पैसे पे, यानी कि 65 माइनस 64.50, ये आपका डिफरेंस आ गए। अगर $100 है तो ये मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट होंगे वो। अब कितने दिन के लिए चार्ज करोगे, देखो ध्यान से आप, कितने अर्ली डिलीवरी के लिए आए हो आप, 1 मंथ के लिए। वैसे डेज काउंट करना चाहिए, और डेज काउंटिंग में आपको बता चुका हूं डेज काउंटिंग कैसे करते हैं। डेज काउंटिंग हम जब भी करते हैं तो जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं वो हम लेते हैं, और जो लास्ट डे होते हैं हम उसको कंसीडर नहीं करते। वो सारे लॉजिक मैंने टाइम वैल्यू में आपको दिया हुआ था कि बैंक में होता क्या है, जिस दिन हम पैसे डिपॉजिट करते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो डिपॉजिट डेट को कंसीडर किया जाता है, विड्रॉवल डेट कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करोगे, एग्जैक्ट डेट अगर दिया जाए, देखो 10th में काउंट करोगे, 10th जून काउंट नहीं करोगे। तो मई में अगर देखा जाए 31 माइनस अगर आप 10th काउंट करते हो तो 9, इसमें 22 डेज आ जाएगा, 22 और प्लस उधर आएगा 9 डेज, क्योंकि जून में 10th जून नहीं लेना आपको, तो प्लस 9 डेज। यहाँ आपका टोटल 31 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे, मल्टीप्लाई बाई 31 डिवाइडेड बाई या तो 360 होंगे या 365 होंगे, जो भी दिया गया हो, इस बेसिस पे आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड आ जाएगा। क्लियर है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, यहाँ स्वैप डिफरेंस की बात करते हैं, यानी कि एक है हमारा स्वैप डिफरेंस। ये खास करके समझना है आपको स्वैप डिफरेंस क्या है। देखिए फड़ई ने क्या बोला कि अब आप देखो, ये ट्रांजेक्शन तो आपने कवर कर लिया, कौन सी वाले, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था आपका 65 वाले, उसको तो आपने यहां से डिलीवरी करवा के आपने आपको कवर कर लिया। और ये जो डिफरेंस था, ध्यान से देखो, ये जो 50 पैसे का नुकसान हो रहा था बैंक को, बैंक ने अभी वो रिकवरी नहीं किया एक्सपोर्टर से, वो रिकवरी अभी नहीं हुआ है, वो सिर्फ किसको रिकवरी किया है, अभी उस पर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को रिकवरी किया है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ 50 पैसे ही नहीं, अब आप सोचो ना, ये भी तो इसको एग्जीक्यूट करना है ना एक्सपायरी पे जाके। लेकिन अब देखो ध्यान से, क्योंकि अगर आपने एक्सपोर्टर से 1 मंथ पहले ही डॉलर एक्सेप्ट कर लिए, तो फिर आप बैंक को, यानी कि इंटर बैंक, जो पहला इंटर बैंक था, उस इंटर बैंक को आप कैसे दे पाओगे डॉलर आफ्टर, यानी कि 10th जून को तो आप डॉलर दे नहीं पाओगे। तो फिडे क्या कहता है, स्वैप डिफरेंस जो आपका आएगा वो क्या होगा, देखो कि इनको कैंसिल करने पड़ेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो इसको कैंसिल करने होंगे। अब आपको याद हो तो कैंसिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। एक काम करते हैं, यहीं पे हम एक ऐसे एरो लगा लेते हैं, यानी कि जो डॉलर बैंक ने इंटर बैंक को बेचा था, अब उसी इंटर बैंक से वो डॉलर खरीदेंगे, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ट्रांजेक्शन नेट हो जाएंगे। और फिर ये देखो, यहीं पे मैं एरो लगा देता हूं डॉट डॉट, ये डॉट डॉट जो हमारा कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, अब बिफोर ड्यू डेट का कैंसिलेशन आपको याद है, बिफोर ड्यू डेट का, क्योंकि कैंसिलेशन नहीं भूल सकते, जो कैंसिलेशन हमने पढ़ा था वो हमारा सेम है कि बिफोर ड्यू डेट का जब भी हम कैंसिलेशन करते तो क्या होता है देखना, क्योंकि आप जो आ गए, ये देखो आप आ चुके हो 10th मई को, ड्यू डेट था 10th जून का, 10th जून का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो चुका था ड्यू डेट का, और यहाँ पे कहते हो कि मुझे कैंसिल करो, बैंक कर रहा है इंटर बैंक मार्केट से। तो अब मुझे बताइए, इतने दिन का जो बचा हुआ पीरियड है, इसके हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे थे ना, यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन होंगे वो किस रेट से होना है, 1 मंथ के फॉरवर्ड रेट से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके कैंसिलेशन के लिए जो रेट अप्लाई होगा, ये देखो यहाँ पे डॉलर, ये जो आपका मैंने एरो लगाया है अभी डॉट 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 वाले, यहाँ $100 होंगे जो कि आपका जाएगा, और इसके बदले जो यहाँ पे रेट आएगा वो रेट होगा 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट। जो भी रेट होंगे अब वो तो हम चेक कर लेंगे ना, 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट क्या होगा। तो अब देखिए, ये जो हमारे लिए है, ये हमारे लिए खास करके इररिलेवेंट है, ध्यान से रखना आप। ठीक है जी, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमिटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे स्वैप डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए जो फॉरवर्ड रेट अप्लाई होंगे वो, और जो यहां से जो आपका डिफरेंस आया था वो, क्योंकि ध्यान से सोचो आप, अगर इस बैंक को उसको दो चीज को कवर करना पड़ेगा, दो चीज कवर करना पड़ेगा। कैसे
कि मान लीजिए बैंक इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, तो हो सकता है वो भी लॉस हो रहा हो। सोच के देखो, हो सकता है वो भी लॉस हो रहा हो और एक तो ये 50 पैसे का लॉस हो ही रहा था। तो ये दोनों को कवर करेगा स्वैप डिफरेंस के अंदर। स्वैप डिफरेंस के अंदर सिर्फ वो 50 पैसे कवर नहीं करेंगे, जो यहां से हम 50 पैसे लेके आ रहे और 65 दे रहे तो हमारे को 50 पैसे का नुकसान है, वो कवर नहीं करेंगे। सिर्फ कैंसिलेशन से नुकसान हो रहा होगा उसको नेट करके हम कवर करेंगे। यानी कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमको एक रेट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो कोई एक रेट लेके देखते हैं हम लोग कि ये जो 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट जो भी होंगे, मान लीजिए मैं एक लॉस कराता हूं इंटरबैंक बैंक को, इसको मैं लॉस कराता हूं। कैसे लॉस होगा देखो, ये 66 ले रहा है, अगर ये 67 देना पड़ जाए अगर गलती से, चलो 67 दिलाते हैं इसको, है ना, 67 देते। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, बैंक को 1 रुपीज का यहां लॉस हो गए। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो बैंक को कैसे लॉस हो रहा है, क्योंकि 66 आने की बात हो रही थी। ये देखो 66 आने का एरो पे ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। यहां पे 66 आने की बात हो रही थी, अब यहां पे 67 जाने की बात हो रही कैंसिलेशन के अंदर। तो ये जो बैंक है, ये बैंक, इस बैंक को 1 रुपीज का नुकसान हो रहा है। अब देखिए कितने ट्रांजेक्शन आ गए। अगर ये अर्ली डिलीवरी के लिए अप्रोच नहीं किया होता एक्सपोर्टर, तो बैंक को क्या था सोचना आप, 1 रुपए का गेन था। अगर ये नहीं अप्रोच किया होता तो बैंक को 1 रुपए का गेन था। कैसे गेन था देखो आप, 65 आ रहा था और ये 66 आ रहा था और 65 जा रहा था, 1 रुपए का गेन। लेकिन अब क्या हुआ देखो, अर्ली डिलीवरी की वजह से ना तो ये 1 रुपए मिले, एक तो 50 पैसे ये चला गया जो हमने अभी स्पॉट में ट्रांजेक्शन सेटलमेंट किए वो, और उतना ही नहीं 1 रुपए का यहां भी नुकसान हो गए। तो सही मायने में देखा जाए तो 2.5 रुपए का इंपैक्ट आ रहा है बैंक पे। बैंक पे पुराने अर्लियर सिचुएशन और नए सिचुएशन के अंदर टोटालिटी में देखा जाए तो 2.5 रुपए का इंपैक्ट आ रहा है। कैसे सोचो आप, एक तो जो गेन था वो अब गेन नहीं रहा, 1 रुपए का यहां आपने लॉस कर लिया, 2 रुपए, और ये देखो इस दोनों के बीच में आपने 50 पैसे का यहां नुकसान कर लिया। तो सही मायने में जो आपका नुकसान हुआ वो कितने का हुआ, 2.5 रुपए का। देखो स्वैप डिफरेंस जो है ना हमारा, वो 2.5 रुपए को हम कवर कर रहे हैं। कैसे देखो आप, 2.5 रुपए का कवरेज है यहाँ पे। कैसे स्वैप डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, मैंने इसको सबको कंट्रोल जेड कर दिया जी। स्वैप डिफरेंस के अंदर फेडई ने क्या बोला देखो, कि ये जो आपका रेट आ रहा है वो और ये, इस दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस आप स्वैप डिफरेंस की तरह चार्ज कर लो। चेक करना कितना आ रहा है, 67 माइनस 64.50 कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 2.5 रुपये ही है। 67 माइनस 64.5 बिल्कुल 2.5 तो हो गए। बैंक का जो पहले का सिचुएशन था, नया सिचुएशन उतना ही है। मैं सिंपली आपको बताऊं कि हम लोग जो कैंसिलेशन भी कर रहे थे ना पहले से जो नॉर्मल हुए में, उसमें भी यही होता था कि बैंक का सिचुएशन में कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता था। बैंक ने जो कमिटमेंट कर लिया पहले, वो कमिटमेंट एज इट इज चलता था। अगर याद करोगे आप, अपना क्लास को रिकॉल कीजिए तो देखिए, बैंक ने जो अपना पोजीशन बुक कर लिया था वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अर्ली डिलीवरी की वजह से पोजीशन चेंज हो रहा था। लेकिन बैंक ने क्या करा, फेडई ने इतने सारे ट्रांजेक्शन घुमा के अल्टीमेटली पहुंचा दिया वहीं। मुझे नहीं मालूम ये क्यों कर रहा है इतना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो आया ना वो इंटरेस्ट का, वो 1 महीने का इंटरेस्ट। अदरवाइज तो मुझे कुछ नया नजर नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि 2.5 रुपए का जो स्वैप डिफरेंस है वो तो हम लॉस गेन से ही कवर कर लिया करते थे पहले भी। चलो कोई नहीं, हम इधर आ जाते हैं। यानी कि आपको जो स्वैप डिफरेंस लेने हैं वो क्या लेने हैं बताना आप मुझे। स्वैप डिफरेंस में हम लोग लेंगे कि कैंसिलेशन जो आपका ओरिजिनल इंटरबैंक का रेट कैंसिलेशन करोगे वो, और जो स्पॉट में इंटरबैंक के जो डिलीवरी करोगे वो, यानी कि दोनों इंटरबैंक आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, दोनों इंटरबैंक। यानी कि हाँ, एक और चीज याद रखेंगे, जब आप इंटरबैंक, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार आपको मार्जिन दिया जा रहा है, एक्सचेंज मार्जिन, एक्सचेंज मार्जिन को आप यूज नहीं करोगे जब आप इंटरबैंक के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है। एक्सचेंज मार्जिन सिर्फ एक केस में यूज होंगे, जब आपका, खास करके इस वाले केस में तो आपका एक्सचेंज मार्जिन यूज ही नहीं होना है। क्यों नहीं होना, क्योंकि बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बाहर से हो रहा है इंटरबैंक के साथ, और बैंक टू इंटरबैंक के ट्रांजेक्शन में कभी भी एक्सचेंज मार्जिन हम नहीं लेते। हम एक्सचेंज मार्जिन जब भी लेते हैं कस्टमर टू बैंक के, और कस्टमर टू बैंक के बीच में तो नया कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका था 65 पे, उसको हमने एग्जीक्यूट कराया है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन का रेट था उसमें एक्सचेंज मार्जिन यूज होंगे,
अदरवाइज एक्सचेंज मार्जिन आपका यूज में नहीं होगा, ये चीज आप याद रखोगे। तो चलिए हो गया। अब हम इसको स्वैप डिफरेंस लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, अब कैसे याद रखेंगे? डिफरेंस को थोड़ा सा याद रखना हो तो ऐसे याद रखो, difference between थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखते हैं हम अपने तरीके के लैंग्वेज से लिखेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। जो हम लोग इंटरबैंक का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे थे उसके लिए, यानी कि बिटवीन cancellation rate of ऐसा करते हैं हम लोग, इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, 2 पॉइंट में ये भी करते हैं। डिफरेंस बिटवीन cancellation rate to cancel interbank फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ये हो गए कैंसिलेशन रेट। अब ये आपको याद है, मुझे नहीं कुछ कहने की जरूरत है कि अगर आप बिफोर ड्यू डेट का कैंसिलेशन हो रहा है तो जो बचे हुए पीरियड का फॉरवर्ड रेट होंगे वो याद रखना है, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कैंसिलेशन रेट। अब कैंसिलेशन रेट आपको पता है कि जो रिमेनिंग पीरियड का फॉरवर्ड रेट होंगे वो होगा आपका। तो कैंसिलेशन रेट टू कैंसिल इंटरबैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा क्या होगा इसमें, एक तो उसका कैंसिलेशन होंगे और दूसरा जो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन कैंसिलेशन रेट टू कैंसिल इंटरबैंक फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट टू spot rate to settle delivery from interbank market। स्पॉट रेट टू सेटल डिलीवरी फ्रॉम इंटरबैंक, क्योंकि आपने जो ये ट्रांजैक्शन किया था ये स्पॉट क्यों किया था, क्योंकि वो जो सेटलमेंट करना था उस सेटलमेंट के लिए स्पॉट किया था। तो वैसे याद रखो, स्पॉट में डिलीवरी जो हमने दोनों तरफ सेटलमेंट किया, कस्टमर से आया गया, दोनों का जो स्पॉट का डिलीवरी है उस पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो जाएंगे, और जो ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटरबैंक के साथ हुआ था उसका कैंसिलेशन और जो सेटलमेंट हो रहा था उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो हमारे लिए स्वैप डिफरेंस आएगा। लॉजिक मैंने दे दिया कि 2.5 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे लिए, हमारे फिलहाल जो हमारे कंडीशन में जो ये आएगा स्पॉट रेट टू सेटल डिलीवरी फ्रॉम इंटरबैंक। ठीक है जी। इसमें जो हमारे केस में आएगा फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में कितना आएगा देखो, हाँ यहां पे भी देखना स्वैप डिफरेंस अगर ये पॉजिटिव आ जाए, जैसे इस केस में देखो आप, अगर ये स्वैप डिफरेंस 67 ना होके 60 रुपीज हो जाता, 60 रुपीज, तो उस केस में बैंक को फायदा होता। कैसे देखो आप, 60 जा रहा है और 64.5 आता, तो यहाँ पे 4.5 बेनिफिट होता, तो ये बेनिफिट पास ऑन करने होते एक्सपोर्टर को। लेकिन अगेन वही कहता है कि अगर ऐसा कुछ है उसके पास चॉइस है, मर्जी है, तो नहीं, इस केस में तो ये डिलीवरी स्वैप डिफरेंस तो देने पड़ेंगे। तो ये स्वैप डिफरेंस आप ऐसे सिंपली याद रखो, कोई चॉइस हम बात ही नहीं करेंगे। फायदा है अगर यानी कि आपको इनफ्लो हो जाता है तो एक्सपोर्टर को पास ऑन कीजिए, आपको अगर इधर से आउटफ्लो हो जाता है तो एक्सपोर्टर से आप चार्ज कीजिए। हमारे केस में आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि बैंक 67 दे रहे हैं और 64.5 ले रहे हैं, यानी कि इसका ज्यादा जा रहा है स्वैप का डिफरेंस। तो ये स्वैप का डिफरेंस जो आपके आएंगे ना यहाँ पे, ये कितना आएगा कि हमारे एग्जांपल में 67 माइनस 64.50 ये हो गया, और डॉलर कितना है हमारे लिए, $100 है, तो ये $100 कंसीडर करेंगे हम। ठीक है जी, जितना भी आएगा ये कंसीडर हो जाएगा।
तो ये था आपका बिफोर ड्यू डेट का डिलीवरी। बस इस पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं अभी करा दूंगा, बट उस पर हम अभी नहीं जा रहे, वो क्वेश्चन आप देख लेंगे। मैंने ये जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको मैंने एक अलग से 9 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाला है, जिस 9 क्वेश्चन के अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसको भी नाम है पीडीएफ। अगर मान लीजिए कोई, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे भी डालूंगा, अगर मान लीजिए आप यूट्यूब देख रहे हो और आपके पास ये पीडीएफ नहीं पहुंचता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके तक ये पीडीएफ पहुंच जाए किसी तरीके से। ठीक है जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811465474। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है जी, कोशिश करते हैं। इसमें हमने 9 क्वेश्चंस डाला है, जिस 9 क्वेश्चंस के अंदर में अगर बात करूं तो हमने सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चंस इंसर्ट किया, जो नए नए जो एग्जाम्पल डाला हुआ था वो, और एक जो ये एक्सटेंशन वाले जो लास्ट वाले लेट आफ्टर ड्यू डेट की जो कंसिडरेशन में जो 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, नवंबर 2016 का और मई 2015 का, वो दोनों को मैंने कवर किया है। और 1-2 क्वेश्चन मैंने, क्योंकि हमने इसमें कैटेगरी बनाया है, हमने अपने इसमें जो कैटेगरी बनाया ना बिफोर ड्यू डेट के लिए, जितने भी हो एक्सटेंशन एग्जीक्यूशन सबको मैंने एक जगह डाल दिया है। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर है तो आप उसको देख लीजिएगा पीडीएफ के अंदर, उसको मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। अब आइए, ये तो था कौन सी चीज वाले कि बिफोर ड्यू डेट का एग्जीक्यूशन हो तो क्या होगा, जिसको मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन करके जाओगे, मीन्स करके जाओगे। ठीक है जी, अब आइए वापस बिफोर ड्यू डेट का कैंसिलेशन। इसमें तो कुछ करने की मुझे जरूरत ही नहीं, ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जी। बिफोर ड्यू डेट का अगर कैंसिलेशन पे हम आ जाए तो हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। बिफोर ड्यू डेट का कैंसिलेशन अगर हो तो हम लोग रिमेनिंग पीरियड का जो फॉरवर्ड डेट उसको अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार तो हम सब लिख ही लेते हैं, कम से कम लिखने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए हमें। एंटर अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट at forward rate of remaining period to ड्यू डेट। बस खत्म। इसमें तो आपको पहले से आता है, गेन होता है आप पास ऑन कीजिए, लॉस होता है आप रिकवरी कीजिए, डिफरेंस जो होते हैं वही आपका लॉस गेन हो जाता है। इसमें भी कुछ बात नहीं करना हमें। हाँ, ये थर्ड वाले जो पोर्शन है इस पे भी आज तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं डाला हुआ था, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने ये सप्लीमेंट्री में इसका भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसको भी एक बार कंसीडर कर लोगे। बट इसमें कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसान है ये भी। ये है बिफोर ड्यू डेट का, अरे क्या हो जाता है इसका, बिफोर ड्यू डेट का एक्सटेंशन। ये भी सप्लीमेंट्री ने एक क्वेश्चन एडिशन किया है, तो इसका भी क्वेश्चन आप देख लोगे, आसान है, इसमें नया कुछ नहीं है। वो स्वैप डिफरेंस वाले कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन कौन सी होगा मैं बता दूंगा आपको, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है, देखते हैं उसको कौन सी है। ठीक है जी, बिफोर ड्यू डेट में आपको करना क्या है, देखो एक्सटेंशन कभी पॉसिबल था नहीं, हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, एक्सटेंशन के लिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। वो रूल हमारा नहीं बदल रहा है, वो रूल वही है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ था। ठीक है जी, यानी कि हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, देख इसका हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको याद हो तो इसका जो ट्रांजेक्शन हम लोग कंप्लीट करते थे वो एक ही है। ट्रांजेक्शन ये है कि कैंसिल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कैंसिल कर रहे थे, और फिर हम लोग, लेकिन अब जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो किस रेट पे करेंगे, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट का कैंसिलेशन है। तो कैंसिल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग वही सेम, यही वाले सेम, यही जो हमारा बचा हुआ पीरियड है, यूजिंग फॉरवर्ड रेट ऑफ रिमेनिंग पीरियड। तो आप ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करते थे वो तो करना ही पड़ेगा आपको। और दूसरा जो है एंटर
enter new forward contract, enter new forward contract at enter new forward contract for new date। जो भी आपका न्यू डेट बनता है उस डेट के लिए आप नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। इस पे भी हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आप एक बार करोगे, देखते कोशिश करेंगे जो भी नया है। यानी कि एक मैं अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन करा देता हूँ, एक बिफोर ड्यू डेट का एक्सटेंशन है, और बाकी जो दो है 4 क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कवर कर ले, देखते कितना टाइम लगता है हमें। अब आ जाइए, ये पोर्शन तो हमारा हो गया। कौन सी वाले पोर्शन हो गए? ये पहले वाले बिफोर ड्यू डेट वाले हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब रह गया ऑन ड्यू डेट वाले का। तो ऑन ड्यू डेट पे हम क्या करते, देखिए ऑन ड्यू डेट के तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो जो आपने रेट कमिटमेंट किया है उस रेट पे आप डिलीवरी कीजिए। कैंसिलेशन की बात करें तो उस डेट के स्पॉट रेट पे अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल हो जाएंगे। और एक्सटेंशन की बात करोगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो। जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे तो उसके लिए तो स्पॉट रेट अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तीनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो मैं ऑन ड्यू डेट वाले को स्किप कर रहा हूं, बी वाले पोर्शन। ये देखिए ये जो हमारा बी वाले पार्ट है ऑन ड्यू डेट का, फिर भी एक एक लाइन लिख ही देता हूं, एक एक लाइन लिखने में कोई बुराई नहीं है। क्या करोगे, एक तो हमारा क्या है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन में डिलीवरी कीजिए, डिलीवरी एट अग्रीड फॉरवर्ड डेट, कुछ भी नहीं करना, खत्म। दूसरे में देखो, दूसरा अगर आप ऑन ड्यू डेट का आप अगर कैंसिलेशन करते हो तो कैंसिलेशन के केस में क्या होगा, देखो अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपोजिट ट्रांजैक्शन किस रेट पे करेंगे हम लोग, अपोजिट ट्रांजैक्शन एट स्पॉट रेट। लेकिन यहाँ पे जब आपका कैंसिलेशन होते हैं तो इसमें एक्सचेंज मार्जिन अप्लाई होके जाएगा, क्योंकि कस्टमर एंड बैंक के बीच में अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए थर्ड वन यहाँ पे आ गया, एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन तो हमने पहले भी बताया था कि एक्सटेंशन कभी होता नहीं है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कीजिए, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो आपको क्या करना होगा बताइए, पहले तो कैंसिल कीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे किस रेट को यूज करके, यूजिंग कैंसिल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग स्पॉट रेट एंड एंटर न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू डेट, न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू डेट, न्यू ड्यू डेट। खत्म हो गए, इसमें कुछ था ही नहीं। 1 मिनट हमारा खराब हो गए। चलो अब हम आगे देखते हैं। हाँ जी, ये सी वाले जो पोर्शन है अब इसको थोड़ा बढ़िया से कवर कीजिए, क्योंकि यही वाले पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में, जो कि किसी के पल्ले नहीं पड़ रहे। मुझे तो ऐसे लगता है, अब आपके पल्ले पड़ते तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है जी। ये देखिए इस सी वाले पार्ट पे आइएगा। अब जो हमारा है यहाँ पे आफ्टर ड्यू डेट की बात कर दें। आफ्टर ड्यू डेट आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो बार बार हम एक चीज आपको कहा करते थे पहले क्लास में कि देखो आफ्टर ड्यू डेट का कैंसिलेशन हो या एक्सटेंशन हो, ये सारे इलॉजिकल है। क्यों इलॉजिकल है? क्योंकि आप सोचिए, इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। पहले हम क्या करते थे कैंसिलेशन के अंदर कि 10th जून का ड्यू डेट है, कस्टमर आया करता था 15th जून को। अब मुझे बताइए, अगर कस्टमर 15 जून को आता है डॉलर देने, तो क्या बैंक ने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था इंटर बैंक से 10th जून पे जो डॉलर देने का, क्या वो डॉलर जो देने की बात कर रहा था वो कैसे दिया बताओ? कस्टमर ने तो डॉलर दिया ही नहीं। तो हम क्या कहते थे आपको कि देखो उस केस में कैंसिलेशन कर देते थे हम लोग स्पॉट रेट को यूज करके, और मैं कहता था कि थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जाओगे तो ड्यू डेट के आगे कभी भी कैंसिलेशन नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम कैंसिलेशन को स्क्वायर अप कहते हैं। और आप देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए डॉलर आपने 10th जून के लिए, अगर वैसे तो 10th जून हो नहीं सकता, लेकिन मान लो 10th जून हो सकता है अगर एक्सचेंज में एनएससी में,
तो 10th जून का अगर डॉलर अगर आपने बाई किए हो ना और 10th जून तक अगर आप नहीं पहुंचते हो तो 10th जून को ऑटोमेटिकली एक्सचेंज आपका डिफरेंस निकाल के और आपके घर पे भेज दिया जाता है। ड्यू डेट के आगे कभी भी एक्सचेंज में नहीं जाता। बट ये तो हमारा ओटीसी चल रहा है, 1-to-1 डील हो रहा है, यानी कि ओटीसी ओवर द काउंटर, बैंक टू बैंक, 1-to-1 जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्सचेंज में कभी भी ड्यू डेट से पहले नहीं जाता। लेकिन अभी हम पढ़ रहे कि नहीं, ड्यू डेट के बाद भी जा सकता है। जो वो इलॉजिकल की हम बात कर रहे थे ना, वो इलॉजिकल जितने भी है वो सारे स्वैप डिफरेंस एंड इंटरेस्ट के साथ उसने कवर कर लिया, जो फेडे का जो न्यू रूल आपको जो बता रहा है अभी। यानी कि हम इसको ऐसे सिंपली कह सकते हैं, ये जो आपने रूल अभी यहां पढ़ा था ना, ये इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड या स्वैप डिफरेंस, जो भी आपने पढ़ा है, ये सेम चीज अगेन आपका ये जितने भी चीजें ये सारे आपको उसमें भी कवर होंगे, तीनों कंडीशन में। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आया, आफ्टर ड्यू डेट में कौन सी डेट, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का डेट 15th डे पे या उससे पहले। करके देखो, एक्सटेंशन हो या एग्जीक्यूशन हो, तो उसके लिए तो कस्टमर ने अप्रोच किया होगा तो 15 डेज से पहले ही होगा। हाँ, कैंसिलेशन आपका दोनों डेट पे हो सकता है। तो हम अभी दोनों डेट को कवर कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये जो आफ्टर ड्यू डेट की मतलब हम क्या बात कर रहे हैं अभी देखो, ये दोनों डेट को कवर कर रहा है। कौन कौन सी डेट को, जिस डेट पे हमने अप्रोच किया है, अप्रोच डेट, और 15th डे आफ्टर ड्यू डेट, जिसको हम लोग पढ़ा करते थे ड्यू डेट प्लस 15 डेज। मैं दोनों को कवर कर रहा हूं यहां पे, अप्रोच डेट और 15 डे आफ्टर ड्यू डेट। तो बोलेंगे सर हमने जो पहले पढ़ा था वो भूल जाइए। जो आपने पढ़ा था उसमें हमने स्वैप डिफरेंस, जो हमने पढ़ा था अभी तक का, उसमें स्वैप डिफरेंस का, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन अभी तक कोई क्वेश्चन था ही नहीं, तो एक्सटेंशन को हमने, आफ्टर ड्यू डेट का एक्सटेंशन हमने कवर ही नहीं करा था। आफ्टर ड्यू डेट का एग्जीक्यूशन हमने कवर ही नहीं करा था, क्योंकि था ही नहीं वहां पे। और अभी मैं बता दूं, आफ्टर ड्यू डेट का एग्जीक्यूशन पे अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन हाँ आ गए, तीनों पे आ गए, क्योंकि अभी ये नवंबर 2016 में डाला है। यानी कि हमने पहले सिर्फ कैंसिलेशन को कवर किया हुआ था। अब तक जो हमने कवर किया था वो सिर्फ कैंसिलेशन को, एक्सटेंशन एंड एग्जीक्यूशन को हमने कभी कवर नहीं किया था। ठीक है जी, ये तीनों को हम अभी कवर कर रहे हैं। और ये जो कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन भी जो हमने किया था उसमें स्वैप डिफरेंस एंड जो ये इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड है उसको कवर नहीं किया था, बट हमें अभी करना है इसमें। यानी कि कैंसिलेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, एक्सटेंशन हो, तीनों कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड एंड स्वैप डिफरेंस को कवर करेंगे अभी, यानी कि तीनों में होगा। तो ये देखिए, हम जो भी देख रहे हैं अप्रोच डेट और 15th डे आफ्टर ड्यू डेट, whichever is earlier, क्योंकि दोनों में से हम कवर कर रहे हैं, तो हमारे इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, बार बार हमें अलग से बात नहीं करना होगा, ये सारे को कवर करेगा। अब इसमें क्या होगा देखो, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन आप अगर देखोगे तो एक्सटेंशन के केस में भी जो इंस्टीट्यूट ने डाला है ना जो क्वेश्चन, वो सारे हाँ, इसके केस में जो कंसीडर किया है इंस्टीट्यूट ने, एक बार इंपोर्टर कंसीडर किया है, दोनों बार इंस्टीट्यूट ने इंपोर्टर को कंसीडर किया है। यहां दोनों बार इंस्टीट्यूट ने इंपोर्टर को कंसीडर किया, और उसके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो जब कॉन्सेप्ट एक बार समझ लोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट हम अब यहाँ पे इंपोर्टर वाले ही ले लेते हैं, क्योंकि दोनों बार इंपोर्टर है तो थोड़ा सा माइंड में उसके लिए ज्यादा आपके जाएंगे। ये देखिए, एक कोई इंपोर्टर है ना, ये क्या करता है, देखिए इंपोर्टर है, इसका मतलब इसको अमाउंट पे करना है। मान लीजिए ये है पेवल है $100 का, वही काम करते, डेट वही रखते हैं हम लोग, 10th जून का ही डेट रखते हैं, 10th जून को ही डेट रखते हैं, और इसको हम लोग मानते हैं कि ये 3 मंथ का है। अब देखिए, इसमें अगर ऑटोमेटिकली कैंसिल की बात करोगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा 10 and plus 15, कितना हो गया टोटल आपका, 15 and 10, 25th ऑफ जून के लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इंपोर्टर को पे करना था। अब मुझे बताइए, ये तो बैंक के पास जाके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। ये लो, ये रहा बैंक के साथ इसने लेने की बात किया होगा $100, और ये कौन सी दिन की बात कर रहा होगा, ये 10th जून की बात कर रहा होगा। ठीक है जी,
अब यहाँ पे देखिए, अब ये इसको देने की बात किया होगा, चलो ठीक है, मान लीजिए ₹65 ही रख लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, इसका कमिटमेंट पूरा हो चुका है, ये कमिटमेंट हो चुका है। और इसी हिसाब से बैंक कहाँ गए होंगे? अब बैंक तो अपने पोजीशन को ओपन रखा नहीं होगा, ये तो अपने आप को कवर कर लिया होगा, तो ये गया होगा कहाँ पे? ये गया होगा इंटरबैंक में। अब ये जो इंटरबैंक के पास गए होंगे, यानी कि दूसरा बैंक, वहां पे इसने बोला होगा कि मुझे डॉलर खरीदना है, कितना? 100। कौन सी दिन के लिए? ये 10 जून की बात कर रहा होगा। और यहां से इनको रूपी देना होगा। आप मुझे बताना रूपी कितना होगा यहाँ पे? क्या 65 या लेस देन 65? लेस देन 65, क्योंकि अगर बैंक के पास 65 आ रहा है तो 65 से कम देगा, तभी तो बैंक को फायदा होगा। और हमेशा आपने देखा है एक्सचेंज मार्जिन का आपने डिफरेंस यही पढ़ा था, ठीक है जी। तो इसमें क्या होंगे? लेस देन 65, तो लेस देन 65 में मान लीजिए यहाँ पे 64.5 रख लेता हूं मैं, ठीक है जी, 64.5। यानी कि इंपोर्टर ने इंटरबैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप आइए बढ़िएगा, एक तरीके से देखा जाए तो एक चीज अगेन याद रखना, बैंक ने अपने पोजीशन को कवर कर लिया। कितने के लिए? थोड़ा ध्यान से सुनना, कि मैं 50 पैसे का प्रॉफिट बुक करूंगा, ये बैठ के आराम कर रहे हैं बैंक, ठीक है जी। यानी कि 3 महीने बीत गए, 10 जून आ गए, 10 जून को इंपोर्टर को डिलीवरी चाहिए था। अब 10 जून को इंपोर्टर आया ही नहीं, क्योंकि अब लेट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। चाहे वो लेट एग्जीक्यूट करे, चाहे वो लेट एक्सटेंशन के लिए आए, चाहे वो लेट कैंसिलेशन के लिए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको जो 10 जून को आना था, 10 जून को तो इंपोर्टर आया नहीं ना बैंक के पास। अब मुझे बताइए बैंक की सिचुएशन क्या होता है? याद रखना, बैंक के लिए बैंक अब तक बिल्कुल आराम से सो रहा था कि मेरे को तो 50 पैसे का फायदा है हर $1 पे। कैसे? यानी कि 65 लाऊंगा, 64.5 दूंगा, ये आराम से सो रहे हैं, आराम से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ये 50 पैसे सोच के बैठा हुआ है, लेकिन हुआ क्या? इसके अरमानों पे पानी फिर गए। कैसे अरमानों पे पानी फिरा? बताइएगा आप मुझे। क्योंकि इंपोर्टर ने डॉलर खरीदने आया ही नहीं 10 जून को। अब मुझे बताइए, बट बैंक को तो ये डॉलर खरीदना पड़ेगा। अब डॉलर क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि इंपोर्टर ने अगर फॉल्ट कर लिया, इंपोर्टर ने किसी रीजन से अगर ड्यू डेट पे डॉलर लेने नहीं आया, तो क्या लगता है ये बैंक इंटरबैंक से डॉलर नहीं खरीदा होगा क्या? उसने तो खरीदा होगा, उसने तो डिलीवरी लिया होगा। तो अब मुझे बताइए, वो डिलीवरी लेके क्या किया? इंपोर्टर तो लेने आया ही नहीं डॉलर, तो उस केस में उसने क्या करा? अगेन वही बात, वो कहाँ गया बताइए? वो गया इंटरबैंक में, क्योंकि उसको तो डिलीवरी करना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये डॉलर 100 ला के अपने घर पे रख लेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर ये डॉलर 100 नहीं, डॉलर 100 लाख है, तब क्या होगा बताना? ये डॉलर 100 लाख अगर लेके आएंगे, तो फिर ये जो इसको डिलीवरी करके देंगे, अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये जो इसको देंगे डिलीवरी, तो उस केस में अगर मान लीजिए डिफरेंट डेट पे देता वो कहीं और उस दिन पे अगर इसके अगेंस्ट मार्केट मूव कर गया, तब क्या होगा? सोचो आप थोड़ा ध्यान से, तो उस केस में तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि नहीं, बैंक कभी भी अपना जो ये डॉलर है ना, ये जो लेके आते हैं वो ओपन नहीं रखता, वो उस दिन ही अपना इंटरबैंक मार्केट में सेटलमेंट कर लेते हैं। यानी कि ये कहां पहुंचा? देखो, ये इंटरबैंक में अगेन पहुंचा, ठीक है जी। ये दूसरा इंटरबैंक का दूसरा ट्रांजेक्शन आ गया यहाँ पे। अब मुझे बताइए इसने क्या करा होगा? ये डॉलर का इधर डिलीवरी दिया होगा, यानी कि डॉलर कितना दिया होगा इसको? $100 दिया होगा। कौन सी दिन पे दिया होगा? सोच के देखो आप, क्योंकि 10 जून पे, तो यहाँ पे ऑन 10 जून का, ऑन 10 जून जो स्पॉट रेट होंगे उस स्पॉट रेट पे डिलीवरी करेगा। तो ये चीज याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे डेट दे रहे हैं, आप घूम जाओगे डेट कौन सी यूज होना है। सिंपली लॉजिक के साथ ही डेट याद रह सकता है, रेट नहीं तो अदरवाइज याद नहीं रह सकता। आप सोचो, जो डिलीवरी, क्योंकि इसने तो डिलीवरी किया नहीं, जब इसने तो लिया ही नहीं 10 जून को, ये तो किसी और दिन आया। कौन सी दिन आया हम बाद में बात करते, पहले इसको तो अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने दो। किसको? बैंक को। क्योंकि 10 जून को अभी नहीं आया, हमें इतना पता है, क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट है। तो इस केस में तो 10 जून को ये बैंक तो, इंटरबैंक तो बैंक से लेंगे ना, तो इंटरबैंक ने बैंक इंटरबैंक से डॉलर तो ले लिया, अब ये डॉलर अपने पास तो रखेगा नहीं, ये डॉलर क्या करेंगे? इसको डिलीवरी दे दिया। अब यहां से जो रुपीज आएंगे, ये तो रुपी तो उस दिन पे जो रेट होंगे उस रेट के बेसिस पे आएंगे। मान लीजिए अगेन मैं बैंक को नुकसान ही करवाता हूं, क्योंकि खास करके अभी जितने भी क्वेश्चन डाला है सारे नुकसान पे डाला है, ताकि नुकसान अगर होंगे तो आउटफ्लो होंगे, आउटफ्लो होंगे तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
क्योंकि जब इनफ्लो होगा तो उस इंटरेस्ट के लिए मर्जी हो तो बैंक दे, मर्जी है तो बैंक ना दे, लेकिन हम तो देंगे। तो अभी हम खास करके गेन को कवर नहीं करेंगे। पहले अभी इनिशियल लेवल का पढ़ लो, इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाने दो, इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सा और क्वेश्चन को इंसर्ट करने दो, हम भी समझ लेंगे। और वैसे नहीं, अब देखो जब हम सारा चीज डायग्राम से समझ लेंगे तो अगर एक नया क्वेश्चन भी आ जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको फेस करें। फिलहाल तुम इसको पहले फेस कर ले। आइए इसको, अब ये देखिए, ये जो $100, अब इसमें रेट हम कौन सी ले, तो नुकसान तो तब होगा ना जब सोचो आप बैंक ने इसको 65.4.5 दिया और यहां से अगर ये 63 ही आ जाता तो ₹1.5 का नुकसान हो जाता। मैं जानबूझ के 63 कर रहा हूं, यानी कि यहां पे रुपीस कर दिया मैंने, 63 कर दिया है ना। चलो इसका मतलब बैंक ने इंटरेस्ट खरीदा है ना, डॉलर खरीदा है तो डॉलर खरीदने का रेट होना चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए 63.00 कर दिया मैंने और इधर आ गया 63.50 से, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। ठीक है जी, तो देखो आप इंटरबैंक यहाँ पे डॉलर खरीद रहे हैं तो डॉलर खरीदने का रेट अप्लाई होगा, 63 का रेट अप्लाई हो गया। अब देखो ये बैंक को नुकसान हो चुका है। कैसे नुकसान हुआ सोचो, इसने 64.5 दे के डॉलर खरीदा और यहां से 63 ही ला रहा है, लाया 63, दिया 64.5। डॉलर में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, डॉलर आया गया, नेट ऑफ हो गया। यहाँ देखिए ₹1.5 का नुकसान हो गया। अब सोचो ₹2.5 का इंपैक्ट जा चुका है बैंक के पास, बैंक के पास अब तक ₹2.5 का नुकसान जा चुका है। कैसे देखो आप, पहले से सोच के बैठा था 50 पैसे का फायदा है, ऊपर से ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एग्जीक्यूट किया, इस दोनों की वजह से हमारा कितना आ रहा है, देखो आप ₹1.5 का नुकसान यहाँ हो गए, तो 63 और 64 ₹1.5 का नुकसान है और 50 पैसे का जो प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं हुआ, यानी कि अब तक हमारा ₹2 का नुकसान हो चुका है। किसको, बैंक को। चलो ना अभी और देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अगेन, अब आप सोचो यहाँ पे भी क्या होता है। अब इसमें ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होंगे, देखिए एक तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये जो स्पॉट का सेटलमेंट हुआ इस पे, अब आप सोचो क्या ये काम तो बैंक ने कर लिया, तो क्या इंपोर्टर डॉलर खरीदने आया, अगर इंपोर्टर डॉलर खरीदने आया तो कब आया, पहले ये आप डिसाइड करो। मान लीजिए 5 दिन बाद आता है या 10 दिन बाद आता है, कुछ भी दिन ले लो, मान लीजिए, बट ये $100 खरीदने तो आया, चाहे ये एग्जीक्यूशन हो सकता है, चाहे ये कैंसिल करने आ जाए, चाहे वो कुछ भी, तो कैंसिलेशन नहीं, इसमें तो थोड़ा थोड़ा रूल बदलेगा आपका। ठीक है जी, क्योंकि डॉलर अब या तो इसमें एग्जीक्यूशन करने आएगा, अब एग्जीक्यूशन करने आएगा तो क्या होगा, देखो आप अगर ये एग्जीक्यूशन करने आएगा तो फिर इसके लिए जो स्पॉट रेट अप्लाई होगा उस दिन, जिस दिन आया है उस दिन पे, तो मैं क्या करता हूं, पहले तीनों के लिए कंबाइंड यूज कर देता हूं, कंबाइंड तीनों के लिए कर देता हूं, फिर बाद में जो छोटा छोटा डिफरेंस आएगा तीनों में उसको मैं अलग से कवर कर दूंगा। पहले कंबाइंड देखिए आप, मान लीजिए 10 जून की जगह ये कौन सी दिन पे आता है, 20 जून पे आके, और अब क्या कहते हैं कि मुझे या तो एग्जीक्यूट करवाएगा ये, या कैंसिल कराएगा, एक्सटेंड कराएगा। चलो दो केस में तो सिचुएशन सेम अराइज होगा। कौन सी केस में, कैंसिलेशन में और एक्सटेंशन में सिचुएशन सेम अराइज होगा, क्योंकि कैंसिलेशन होता है तब भी अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंशन होगा तब भी अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन के केस में एग्जीक्यूशन के केस में भी कैंसिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, यानी कि ये तो आपके तीनों केस में ही आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, तीनों केस में ही आ जाएगा, तीनों केस में कैंसिल करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, तो अब मुझे बताइए कैंसिलेशन करने के लिए क्या करना होगा, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ डॉट डॉट करके हम कैंसिलेशन कराते हैं पहले इनको, क्योंकि आया 20 जून को, 20 जून को आया तो पहले एक काम तो करो, पहले पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, फिर हम बाद में बात करते हैं अब आपको क्या करना है। तो हर केस में आपको ये कैंसिलेशन की जरूरत होगा ही होगा। ध्यान से देखिए, है ना। अब यहाँ पे ये डॉलर लेने की बात करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, चलो यही ऐप ऐसे सोच लो कि 20 जून के लिए जब हम आएंगे तो 20 जून को हमें बोलना पड़ेगा कि देखो भाई डॉलर ये वाले रहे, और फिर इसके लिए जो रेट अप्लाई होगा बताइएगा। कैंसिलेशन के लिए कौन सी रेट अप्लाई होता है, आफ्टर ड्यू डेट जब कैंसिलेशन होते हैं तो जिस दिन पहुंचते उस दिन का स्पॉट रेट, तो ये जो होगा आपका स्पॉट रेट, ये जो होंगे आपका स्पॉट रेट किस दिन का, ये देखो स्पॉट रेट, स्पॉट रेट प्रिवेलिंग ऑन, अब थोड़ा सा लैंग्वेज कम करता हूं, स्पॉट रेट प्रिवेलिंग ऑन
20th जून, क्योंकि आप जब कैंसिल कर रहे हो तो 20th जून का जो स्पॉट रेट होंगे वो, और अब याद रखना ये मर्चेंट रेट होगा, अब इसमें आपका एक्सचेंज मार्जिन अप्लाई होंगे। ठीक है जी, तो क्या क्या हुआ देखो, एक तो सबसे पहले कैंसिल करोगे, पहले इसको कैंसिल करिए, तीनों कंडीशन में आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। ठीक है जी, और हाँ कैंसिलेशन तो हमें सबसे पहले करना है, तो ये देखिए ट्रांजेक्शन सबसे पहले क्या होगा कि 20 जून को जो कैंसिलेशन कर रहे हैं अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट वो करो, और अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन पहुंचे उस दिन के स्पॉट रेट पे होंगे। अगर नहीं पहुंचे होते तो ये 15 डे ऐड कर दो, तो 15 दिन ऐड करते तो ये हमारा बन जाता 15 से 25, 25 जून का जो स्पॉट रेट होता उस पर फिर ये कैंसिल होता। ठीक है जी, चलिए ट्रांजेक्शन में हम पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं, बताना पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा। पहला ट्रांजेक्शन में कैंसिल, अब ये कैंसिलेशन इंपोर्टर के बीच में हो रहा है, ध्यान से देखो, कैंसिल ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट cancel original forward contract by taking opposite transaction at spot rate prevailing on कैंसिलेशन डेट, जिस दिन पहुंचे, प्रिवेलिंग ऑन कैंसिलेशन अब्लिक, या तो कैंसिल करने पहुंचा होगा, या तो उसने एग्जीक्यूट करने पहुंचे होंगे, या तो एग्जीक्यूशन, या तो फिर एक्सटेंशन, कुछ भी करो सबके केस में एक ही होंगे। एक्सटेंशन डेट, जिस दिन पहुंचे हो उस दिन के स्पॉट रेट पहले ऑपोजिट ट्रांजेक्शन करो, पहले कैंसिल करो आप। ये कैंसिलेशन किसके वाले कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय टेकिंग ऑपोजिट ट्रांजेक्शन, ये है ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक के बीच का जो ट्रांजेक्शन था वो होगा, इसीलिए इसमें एक्सचेंज मार्जिन आपका अप्लाई होगा। थोड़ा सा सोचना कि यहां क्या होता है, देखो आप, ठीक है अब आगे बढ़ते, पहले कैंसिलेशन हो गए, कैंसिलेशन का लॉस गेन निकाल लो। कैंसिलेशन का लॉस गेन आपको निकालने आता है। मान लीजिए ये वाले रेट जो होते हैं, ये जो हमने स्पॉट रेट लिया था, कुछ रेट अगर हम अज्यूम करने की कोशिश करें तो देखो आप, अगर मान लीजिए बैंक को मैं नुकसान कराऊं इस कैंसिलेशन से, तो नुकसान कैसे होगा, बैंक को अगर ज्यादा देना पड़ जाए, मान लीजिए 66 देना पड़ जाए बैंक को और 65 लेने की बात हो रहा था, तो 1 रुपया बैंक को यहाँ नुकसान हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मान लीजिए ₹66 का रेट अगर उस दिन पे हो जाता है, यहाँ पे बोलोगे कैसे हो जाएगा, 20th जून का, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो 20th जून का 66 और ये 65, ये तो कैंसिलेशन का अमाउंट आ जाएंगे इसमें, और ये आपका देखो इस केस में बैंक का क्या है, बैंक देना है 66, 65 लेना है, इसका मतलब बैंक को नुकसान हो रहा है, बैंक तो इंपोर्टर से चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो हमारे केस में बैंक को जो लॉस हो रहा है, यानी कि बैंक जो रिसीव करेगा, रिसीवेबल बाय बैंक, जो कैंसिलेशन चार्जेस की तरह कहते हो, ये कितना हो जाएगा, देखो आप 66 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी होगा ये आपका कैंसिलेशन का लॉस गेन आ गया। ठीक है जी, एक तो ये कंसीडर हो जाएंगे। आगे देखिए क्या हो रहा है, अब ये अगेन वही बात हमने जो अभी किया था, स्पॉट सेटलमेंट के लिए जो स्पॉट रेट पे डिलीवरी हुआ था उस पे इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे जो स्पॉट, यानी कि ड्यू डेट पे जाके जो आपका सेटलमेंट हुआ था, क्योंकि ये नहीं आने की वजह से, ये देखो स्पॉट डिलीवरी वाले सेटलमेंट तो हो चुका था, तो स्पॉट डिलीवरी वाले सेटलमेंट पे अभी भी इंटरेस्ट निकाला जाएगा, जैसे हमने अभी निकाला था। यहाँ देखो, यहाँ का स्पॉट डिलीवरी इधर से हुआ था, ये दिया था और ये लिया था, तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वहां से आपका इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड हुआ था। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां से आ रहा है और यहां जा रहा है, ये जो 65.5 है, 64.5 एंड ये 63, ये जो नुकसान है इस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे बैंक के लिए आउटफ्लो है। तो ये फिर अगेन यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, ये देखिए यहाँ पे क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड,
ये कौन सी वाले रेट होंगे, वही सेम जो हमने ऊपर लिखा था, अभी स्टार्टिंग में लिखा था ना हमने कि वो किस रेट पे करते हैं हम लोग, तो हमने लिखा था यहाँ पे देखिए ऑन स्पॉट डिलीवरी डिफरेंस। स्पॉट डिलीवरी पे जो डिफरेंस हुआ था, यानी कि हमने भी स्पॉट डिलीवरी पे डिफरेंस किया था ना, नहीं स्पॉट नहीं किया था, स्पॉट से करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिलीवरी स्पॉट से सेटलमेंट हुआ था, डिफरेंस बिटवीन difference between रेट, जो भी रेट होगा वहां पे, डिफरेंस बिटवीन रेट फॉर डिलीवरी सेटलमेंट ऑन ड्यू डेट, ऐसे मैं लिखता हूं इसको, तो ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन रेट फॉर डिलीवरी सेटलमेंट ऑन ड्यू डेट, डिलीवरी सेटलमेंट ऑन ड्यू डेट, सोचो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि दोनों तरफ देखो आप, क्योंकि पहले भी जो आपने लिया था ना स्पॉट में ही डिलीवरी हो रहा था, कस्टमर अर्ली डिलीवरी किया, आपने इंटरबैंक में डिलीवरी किया, दोनों का स्पॉट डिलीवरी के डिफरेंस पे इंटरेस्ट निकाला आपने। यहाँ भी क्या हो रहा है देखो आप, ड्यू डेट पे एक तो आपका इंटरबैंक से लेके आ रहे हो और फिर इंटरबैंक को आप बेच रहे हो, तो यहाँ पे जो दोनों के स्पॉट का डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड कहलाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हमारे केस में कितना होगा देखना, हमारे एग्जांपल में, हमारे एग्जांपल के अंदर ये 65.4 देना और 63 लेना, ये जो आपका ₹1.5 का डिफरेंस है, इस पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और ये इंटरेस्ट कितने दिन का, अब आप चेक करो, क्योंकि लेट कितने दिन आए हैं, हमने यहाँ पे सेटलमेंट किया 20 जून को, और हमारे पास अप्रोच करने कौन सी दिन पे आया, सॉरी हमने जो ये सेटलमेंट किया 10th जून को, ये देखो 10th जून और 10th जून का डिलीवरी, और वो हमारे पास आया कब, 20th जून को। यहाँ डिफरेंस कितने दिन का आ रहा है, 10 डेज का आया। फिर से कैलकुलेशन कर लो कैसे, 10 जून को काउंट करेंगे, 20 जून को एक्सक्लूड करेंगे, अभी भी 10 दिन ही आएगा आपका। तो यहाँ पे जो हमारे लिए आएगा, हमारे लिए इसमें फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में 64.5 पे आया था, और इसका जितना भी आपका 100 होंगे तो भी रेट दे रहा होगा नॉट लेस देन प्राइम लेंडिंग रेट, जो फेड ही कहता है आपका, और मल्टीप्लाई बाई जो हमारे एग्जांपल है 10 डेज डिवाइडेड बाय 365 या 360 जो भी लेना है, ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। ठीक है, अब आइए थर्ड वन, अगेन स्वैप डिफरेंस आएगा, यहां पे भी स्वैप डिफरेंस यहां पे भी आएगा। ठीक है जी, तो यहां पे कैसे निकालोगे स्वैप डिफरेंस, यहां प्रॉब्लम है जी, थोड़ा ध्यान से रखना, इसको मैं भी आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे स्वैप डिफरेंस देखा जाए तो लॉजिकली तो कुछ और बनता है, लॉजिकली तो ये बनता है, देखो सही मायने में 50 पैसे का जो फायदा इसने लॉक किया था पहले, वो 50 पैसे, यहाँ का देखो ये ₹1.5 ये हो गए, तो 50 और 1.5 कितने हो गए, ₹2, और ₹1 का नुकसान ये हो रहा है, यानी कि टोटल ₹3 का स्वैप डिफरेंस होना चाहिए था, ₹3 का स्वैप डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चीज नहीं। अब इसके स्वैप डिफरेंस के लिए फेड ही क्या कहता है कि देखो ये स्वैप कितने में करेंगे, ये बैंक आपको बताएगा कि इसने स्वैप जो है ये कैसे किया है, क्योंकि ये जो स्वैप जब भी देख रहे हो, देखो आप अगर पुराने वाले सिचुएशन को अगर आप याद करो तो हमने स्वैप डिफरेंस क्या लिया था, क्योंकि पुराने कैंसिलेशन का रेट और ये रेट दोनों का डिफरेंस हमने कंसीडर किया था। ठीक है, हम भी अभी अगर ये देखो आप अगर कायदे से देखा जाए तो देखो क्या बनता है 60, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिक के अंदर जाइए और करना क्या है उसके अंदर थोड़ा बाद में जाएंगे, पहले लॉजिक के अंदर आइए। क्या कहता है लॉजिक, कहता है कि इसने 50 पैसे का डिफरेंस इसने सोचा था, प्रॉफिट पहले से बुक करके बैठा हुआ है, ₹1.5 का ये डिफरेंस चला गया और ₹1 का ये नुकसान आ गए, इसका मतलब एक 50 पैसे का फायदा होना था वो नहीं हुआ, ₹1.5 का यानी कि 1.5 रुपीज का नुकसान ये हो गए एंड ₹1 का नुकसान ये हो गए, तो टोटलिटी में देखा जाए तो मुझे ₹3 का नुकसान नजर आ रहा है, ₹3 का मुझे नुकसान नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे भी उस ₹3 को स्वैप डिफरेंस में डाल दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि हम सिंपली ऐसे कहते कि ये वाले रेट देखो आप, ये वाले रेट और इस वाले रेट के बीच का जो डिफरेंस है
उसको हम लोग कहते हैं स्वैप डिफरेंस। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो 100% मैच हो जाता पहले जो हमने पढ़ा था वहां से। कैसे? क्योंकि हमने वहां पे इसको एग्जीक्यूट करा, इसको कैंसिल करा। लेकिन अभी के केस में क्या हुआ, लेट कैंसिलेशन में, लेट डिलीवरी में, या लेट कैंसिलेशन या लेट एक्सटेंशन में इसको कैंसिल करा, इसको हमने एग्जीक्यूट करा। तो इस वाले एग्जीक्यूशन से इंटरेस्ट रेट आ गए, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, और ये जो कैंसिलेशन का रेट आता वहां से हमारा स्वैप डिफरेंस आ जाता। लेकिन यहां पे फेडे का रूल भी क्लियर नहीं है कि स्वैप डिफरेंस कैसे निकालोगे। अगर मैं आपको चलूं तो मैं आपको पढ़ के भी एक लाइन सुना देता हूं इस वाले सिचुएशन के लिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है। एक सेकेंड, अब देखिए अब टॉपिक है ऐसा, अब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा 5 मिनट लगाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे पे क्यों भरोसा करोगे, इंस्टीट्यूट पे पहुंच जाओ, इंस्टीट्यूट क्या कहता है उसको देख लीजिए। सप्लीमेंट्री ले रहा हूँ क्योंकि वहीं पे है ये सारे चीज, क्योंकि ओरिजिनली तो वहीं से डाला गया है आपका जो अभी भी है। ये देखिए थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन भी छोटा कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये देखिए लेट कैंसिलेशन की बात हो रही, एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट, चलो ये सब तो हमने कवर कर लिया, कुछ भी नहीं है इसमें। ये है एक्सटेंशन बिफोर ड्यू डेट, वो भी हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, यहां देखो आप, चाहे लेट एक्सटेंशन हो चाहे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो, सबकी बात कर रहा है। ये देखिए आप ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। As per Federal Rule 8, forward contract which remain overdue without any instruction from the customer on or before due date shall stand automatically। थोड़ा सा छोटा करूं क्या, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा और छोटा करता हूं। ठीक है, अब पढ़िए, नहीं तो फिर कंसंट्रेशन इधर से उधर उड़ाता। देखो आप, As per Federal Rule 8, forward contract which remain overdue without any instruction from the customer on or before due date shall stand automatically cancelled on 15th day from the date of maturity. Though customer is liable to pay the exchange difference arising from, but not entitled for the profit resulting from this cancellation. वो तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कैंसिल ड्यू डेट के बाद कैंसिलेशन होते हैं तो कभी भी प्रॉफिट उसको नहीं मिलते, बट लॉस होते तो हम उससे चार्ज कर लेते हैं। अब आप देखिए, यहाँ लेट डिलीवरी की बात करें, लेट एक्सटेंशन की भी बात करें, ये सारा चीज तो लिख दिया। इन दिस केस रेलिवेंट स्पॉट रेट प्रिवेलिंग, स्पॉट रेट पे होते हैं, फिर क्या कहते हैं, इन दिस केस रेलिवेंट फॉरवर्ड रेट फॉर द पीरियड डिजायर्ड शैल बी एप्लीकेबल, क्योंकि आप एक्सटेंड कर रहे हो तो फॉरवर्ड रेट तो आना ही है। मुझे उसकी बात नहीं करना अभी, ये देखो ये आगे मेन यहाँ रहा, ये देखो आप, एज मेंशन अर्लियर इन बोथ ऑफ द केस, कौन सी बोथ ऑफ द केस, ये वाले दोनों, चाहे लेट डिलीवरी हो चाहे लेट एक्सटेंशन हो, इवन लेट कैंसिलेशन क्यों ना हो, मैं आपको क्वेश्चन से वेरीफाई कर दूंगा ना। एज मेंशन अर्लियर इन बोथ केस कैंसिलेशन चार्जेस शैल बी पेएबल कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या देखिए, एक्सचेंज डिफरेंस, ये तो कुछ भी नहीं है, तो कैंसिलेशन की बात करिए, हमने कवर कर लिया, ये अभी कवर जो किया है ना हमने पहला, एक्सचेंज डिफरेंस जो वो कैंसिलेशन है। ये स्पॉट रेट के आप डिफरेंस का अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, देखो ना, स्पॉट रेट प्रिवेलिंग ऑन कैंसिलेशन डेट, और कैंसिलेशन जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिलेशन रेट का स्पॉट रेट, ये तो हो गया हमारा। स्वैप लॉस, ये वाले लाइन आपको बस पढ़ने, देखिए क्या कह रहे, द लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग इट्स पोजीशन क्रिएटेड बाय अर्ली डिलीवरी एज बैंक नॉर्मली कवर इटसेल्फ अगेंस्ट द पोजीशन टेकन इन ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉस अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग इट्स पोजीशन क्रिएटेड बाय अर्ली डिलीवरी एज बैंक। अर्ली डिलीवरी की तो बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक्सटेंशन की बात हो रही है। नहीं नहीं, वो कौन सी अर्ली डिलीवरी की बात कर रहा है, ये देखो, एज बैंक नॉर्मली कवर्स इटसेल्फ अगेंस्ट द पोजीशन टेकन इन द ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये देखो आप, ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, यानी कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये वाले, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अर्ली डिलीवरी हो रहा है, क्योंकि आप देखो ना, आप पहुंचे हो कौन सी दिन के लिए, आप पहुंचे हो 20 जून को, लेकिन डिलीवरी कौन सी दिन पे हो रहा है, ये तो 10 जून ना, क्योंकि इंपोर्टर आया है 20 जून को, ये डिलीवरी कौन सी दिन पे हो रहा है, ये हो रहा है 10 जून को।
तो वो कह रहे हैं ये 10 जून पे जो अर्ली डिलीवरी में जो नुकसान हुआ है ऑफसेटिंग पोजीशन से, ऑफसेट करने का पोजीशन क्या है, ये जो आपने नेट ऑफ किया इसका नुकसान, तो इसका नुकसान तो 1.5 रुपये हुआ ना, 1.5 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वही तो कह रहे हैं। ये देखिए, द लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग पोजीशन क्रिएटेड ऑन अर्ली डिलीवरी एज बैंक नॉर्मली कवर्स इटसेल्फ अगेंस्ट द पोजीशन टेकन ऑन फॉरवर्ड, जो बाहर किया था इंटरबैंक के साथ, उसको जो अर्ली डिलीवरी किया हमने बाहर से, वो लॉस, दिस पोजीशन इन टेकन एज द स्पॉट रेट on the date of cancellation. This position is taken at the spot rate on date of cancellation, earliest forward rate of offsetting position. यही लैंग्वेज, यही लाइन जो है ना बस कंफ्यूज करता है आपको, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर से पढ़ लीजिए आप, दिस पोजीशन इन टेकन एट स्पॉट रेट, ये जो पोजीशन है ये किस रेट पे आप टेकन करोगे, spot rate on the date of cancellation, earliest forward rate of offsetting position. Date of cancellation, earliest forward rate of offsetting position. यानी कि ऑफसेटिंग पोजीशन का मतलब जो हम लोग क्या करते हैं वहां पे डिफरेंस लेते हैं, और कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी कैंसिलेशन, कौन सी कैंसिलेशन, तो क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं कि जब भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने 2 बार आया है, नहीं है, नवंबर 2016 में उस तरीके का लैंग्वेज नहीं लिखा है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको समझाऊं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो कहते हैं ये वाले जो आपका पोजीशन है ना, ये इसको ऑफसेट करने के लिए जो वहां पे स्पॉटेड प्रिवेल कर रहा होगा, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, देखिएगा क्वेश्चन में, इसके लिए हमें ये वाले रेट, ये वाले और ये वाले, वैसे तो लैंग्वेज से तो मुझे यही नजर आ रहा है, बट इंस्टीट्यूट ने जो कैलकुलेशन करा है वो अलग कैलकुलेशन करा है। इंस्टीट्यूट क्या करते देखिएगा, क्वेश्चन में कहते कि देखो, अरे कहाँ चला गया ये, सॉरी गड़बड़ हो गया, हाँ जी, यहाँ पे जो हम स्वैप डिफरेंस लेते हो, क्या देखिए, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसके जो हम ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक और आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ये इंस्टीट्यूट आपको बार बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, कहते हैं इसके लिए हमने एक और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट आएगा और ये जो रेट आएंगे, उस रेट पे हम लोग क्या करेंगे, ये रेट और इस रेट के बीच में जो स्वैप का डिफरेंस आएगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे। यानी कि क्वेश्चन को बताएंगे कि यहाँ पे स्वैप डिफरेंस क्या आएगा। ये जो स्वैप डिफरेंस है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपका जो क्वेश्चन आया है, जो भी इसमें क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेम कॉन्ट्रैक्ट आगे के लिए हम एक्सटेंड करेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे सोच के चलो, आप ये देखिए, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले का था, क्योंकि वो तो आपने ओरिजिनली एग्जीक्यूट करा दिया बिफोर कैंसिलेशन डेट, यानी कि ड्यू डेट पे हमने एग्जीक्यूट करा दिया, और फिर इसके बाद इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, एक और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि हम डॉलर बाई करेंगे, और यहां पे जो रेट लिया है इंस्टीट्यूट ने, वो 1 महीने का 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट लेके जो रेट यहां पे आते हैं, उस रेट से ये रेट और ये रेट के बीच में स्वैप डिफरेंस ले रहा है। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट तो ये वाले रेट और इस वाले रेट के बीच में स्वैप डिफरेंस ले रहे। बोलोगे क्यों ले रही, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जो बैंक है वो स्वैप कर रहा है अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बाय बाइंग फॉरवर्ड एंड सेलिंग स्पॉट। ये क्वेश्चन में क्लियरली लैंग्वेज लिखा हुआ है।
अब लिखा हुआ है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं इसी एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं कौन सी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं अभी। ये देखिए, ये देखो, यही आपका जो पीडीएफ आपको मिलेंगे, जो आपको देंगे। ये रहा, ये आपका जो बिफोर ड्यू डेट है ना, ये बिफोर ड्यू डेट नहीं, लेट एक्सटेंशन की हम बात करते हैं यहाँ पे। ये देखो, आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट का एग्जीक्यूशन, एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन को हमने सबको एक साथ कवर किया। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका जो मई 2015 में भी आया हुआ है, और सप्लीमेंट्री स्टडी मैट, एसएसएम का मतलब सप्लीमेंट्री स्टडी मैट 2016 में डाला हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑन 10th जून, 10th जून, क्योंकि बैंक देखो अभी हमने वही डेट लिया था जो डेट यहाँ पे, उसी डेट को हमने कंसीडर किया यहाँ पे, वो 10th जून की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इस 10th जून पे क्या कह रहे हैं, ऑन 10th जून बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट, ये सेलिंग स्पॉट, स्पॉट पे सेल करके, सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड, 1 month फॉरवर्ड, बाइंग 1 month फॉरवर्ड। ये कौन सी फॉरवर्ड को बाई करेगा, आप सोचो कौन सी फॉरवर्ड बाई करोगे आप, किसके लिए बाई करोगे। ठीक है जी, ये देखिए, ये 1 month फॉरवर्ड बाई करके, और जो आप स्पॉट में सेल कर रहे हो इसके लिए स्वैप डिफरेंस की बात करें। देखिए, इंस्टीट्यूट के रग रग से आप भी वाकिफ हो, मैं भी वाकिफ हूं। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, ये जो जिसने भी आप लोगों ने सबने क्वेश्चन देखा ही होगा, सब लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट भी करते हो। ये रेट शायद ही किसी को समझ आया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये भी स्पॉट है, ये भी स्पॉट है, तो मुझे बताओ, ये भी स्पॉट था अगर 10th जून के लिए, ये भी स्पॉट 10th जून का है, और ये भी कहते हो कि स्पॉट 10th जून का हो गया, तो बताओ दो दो रेट कैसे हो गया। इंस्टीट्यूट, और अभी इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चन इंसर्ट किया है इस टॉपिक पे, हर के अंदर एक ही वर्ड लिखा है, स्पॉट, स्पॉट एंड स्पॉट, सबके लिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले आधा स्टूडेंट, क्या 90% स्टूडेंट को तो ये रेट ही नहीं समझ आता कि रेट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, देखिए ज्यादा अभी हम बहस ना करें, सिंपली ऐसे समझ जाओ, ये स्पॉट लिखा है यानी कि स्पॉट रेट ऑन जून के लिए। ये खास करके जो मेरे इंटरप्रिटेशन आता है अभी का, फिलहाल मैंने जो जितना भी एनालिसिस किया, वो सारे एनालिसिस से ये स्पॉट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए फॉरवर्ड। लेकिन एक क्वेश्चन में होता तो हम मानते, इंस्टीट्यूट तो हर क्वेश्चन के अंदर स्पॉट स्पॉट ही वर्ड लिख रहा है, लेकिन मुझे जच नहीं रहा है ये रेट, तो कोई बात नहीं, उसके गहराई में नहीं जाते कि इंस्टीट्यूट को क्या लिखना चाहिए था, क्योंकि वो लिख रहा है स्पॉट। आप दिमाग में पहले फॉरवर्ड डालो, फॉरवर्ड डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये सारे रेट समझ आ जाएगा। अगर ये फॉरवर्ड रेट दिमाग में नहीं डालोगे तो एक भी रेट समझ नहीं आएगा। और खुद भी सोचो ना, यहाँ कहता है बाइंग 1 month फॉरवर्ड, आप मुझे बताओ जब फॉरवर्ड मुझे बाई करना है तो फॉरवर्ड रेट होना चाहिए ना, क्वेश्चन में कहाँ दे रहा है फॉरवर्ड रेट, समझाइए आप मुझे। ठीक है जी, और आप देख ही चुके हो कितने सारे क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, तो फिर हम इसके बगैर, हम इसमें ज्यादा बहस ही नहीं करते, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट के एक एक सिंपली पहले ही बोल दिया रग रग से वाकिफ है। ठीक है जी, ये आज नहीं कुछ दिनों के बाद अमेंडमेंट चेंज आ ही जाएगा, ये क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा इंस्टीट्यूट की ये मेरा स्पॉट नहीं है, फॉरवर्ड था। अब इसको मैंने इसीलिए इसको बोल्ड करके कट कर दिया है, सही मायने में ये हमारा क्या है, ये फॉरवर्ड होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, 10th जून को फॉरवर्ड बाई करते हैं, तो फॉरवर्ड इस रेट पे बाई करेंगे, जो भी रेट अप्लाई होगा वो, और जो स्पॉट सेल करेंगे उस पे आपका स्वैप का डिफरेंस आएगा। तो चलो, इस केस में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है जी, इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है कि हम स्वैप ऐसे करेंगे। मेरे हिसाब से लॉजिकली जो स्वैप होना चाहिए था वो 66 और ये जो 63 है वो होना चाहिए था। ठीक है जी, तो बट कोई बात नहीं, जो इंस्टीट्यूट बोलेंगे हम उसको करके चले। तो हम यहाँ देखें, और इसका जो स्वैप डिफरेंस होंगे, वो स्वैप डिफरेंस एक महीने का जो फॉरवर्ड रेट पे जो बाई कर रहा होगा वो, और जो आपका यानी कि यहाँ पे जो हम डिफरेंस लेंगे वो डिफरेंस होगा, difference between
यहाँ पे दो रेट लिखता हूं, एक फॉरवर्ड, 1 month फॉरवर्ड रेट, 1 month फॉरवर्ड रेट टू बाई डॉलर, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 1 month फॉरवर्ड रेट टू बाई डॉलर, एंड दूसरा स्पॉट सेल रेट। स्पॉट सेल रेट जो होगा आपका, वो स्पॉट सेल रेट जो इंटरबैंक का था, इंटरबैंक वाले ही आएगा, इंटरबैंक वाले, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो स्वैप डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि हमारे एग्जांपल में क्या होंगे, ये जो एक महीने का फॉरवर्ड रेट आएगा वो, और ये जो 63 है ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका स्वैप डिफरेंस कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए हमारे केस में समथिंग समथिंग -63 मल्टीप्लाई बाय 100 जो हो जाएगा। और ये जो अभी हमने 3 कैलकुलेशन किया है, तीनों केस में होंगे, तो 3 कैलकुलेशन जो होंगे, तीनों कैलकुलेशन को आप सीधा बोल सकते हो टोटल कॉस्ट, आप सीधा बोल दो इसको टोटल कॉस्ट आफ्टर ड्यू डेट का जो अप्रोच किया हुआ है उसके लिए। यानी कि यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा वो 2-3 चीज आएगा। देखो आप, एक तो कैंसिलेशन का लॉस, कैंसिलेशन के अंदर जो लॉस हुआ था वो पहला ओरिजिनल कैंसिलेशन हुआ था ना हमारा, पहला ट्रांजेक्शन, पहले ये ओरिजिनल कैंसिलेशन हुआ नहीं, हाँ, और ये दोनों के बीच में ये जो आपका स्पॉट और ये स्पॉट का डिलीवरी जो हुआ था उसका इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट ऑन आउटले, यानी कि टोटल कॉस्ट कैंसिलेशन लॉस अब्लिक गेन, गेन होगा तो माइनस कर देना, प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, एंड फिर प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, और एक हो जाएगा हमारा स्वैप डिफरेंस। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और इसके अलावा ये तो तीनों केस में हो जाएगा, ये किसके लिए होंगे, फॉर ऑल 3 सिचुएशंस, फॉर ऑल 3 सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशंस, चाहे कैंसिलेशन हो और इसके अलावा, अब आप देखिए इसको मैं नाम डाल देता हूं, कुछ इसको मैं नाम डाल देता हूं, ABCD तो नहीं था ना कहीं पे चल रहा है ABCD, इसको कुछ और नाम डाल देते हैं, इसको नाम डाल देते हैं Z। हमने इस वैल्यू को क्या बोल दिया, Z वैल्यू। तो अब आप देखिए हमारा 3 कंडीशन था ना, केस 1 क्या चीज के लिए था, केस 1 था कि हम एग्जीक्यूट करते हैं, ध्यान से देखिए, एग्जीक्यूट अगर करते हो, एग्जीक्यूट करोगे यानी कि डिलीवरी करोगे, डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट हो गया ना, फिर ये ड्यू डेट के बाद आप डिलीवरी चाहते हो, तो पहला काम क्या कहता है, देखो आप पहले कहते हैं जेड अमाउंट आप पे करो, जेड अमाउंट, और फिर प्लस जो स्पॉट रेट अप्लाई होंगे उस दिन का स्पॉट रेट, किस दिन का, जिस दिन आप पहुंचे हो आफ्टर ड्यू डेट डिलीवरी के लिए पहुंचे हो, यानी कि वैल्यू एट spot rate on वैल्यू एट स्पॉट रेट ऑन अप्रोच डेट, जिस दिन आपने अप्रोच किए हो, अप्रोच डेट का स्पॉट रेट पे जो वैल्यू आएगा वो, और जेड अमाउंट आपका एक डिलीवरी के केस में आ जाएगा। केस 2 ये एग्जीक्यूशन के लिए था, ठीक है जी। अगर कैंसिलेशन कराओगे तो क्या होगा, कैंसिलेशन में तो कुछ करना ही नहीं है, कैंसिलेशन में तो आपका अमाउंट आ जाएगा जेड, जेड ही आपका कॉस्ट हो गया, क्योंकि कैंसिलेशन में तो तीनों करना था। लेकिन केस 3 जो था ना हमारा एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन भी यहां हो जाएगा। अगर एक्सटेंशन करने जाते हो तो जेड तो पहले आप पे करो ही करो, जेड करो, और फिर आप एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट करो, जेड को सेटलमेंट करो, और फिर आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू ड्यू डेट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू ड्यू डेट, जो ड्यू डेट पे आपको करना है वो ले लीजिए। तो
अभी जो हमने ये कंसीडर किया है, ये वाले कंसीडर, ये आपके दो अभी ये नवंबर 2016 में ये तीनों को कवर किया है आपका। नवंबर 2016 में एक ही क्वेश्चन में ये तीनों को डाला है उसने, ठीक है जी। एग्जीक्यूशन को भी, कैंसिलेशन को भी और एक्सटेंशन को भी, ये नवंबर 2016 में आपको कवर करा है इंस्टीट्यूट ने। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन तो उम्मीद नहीं करता कि मैं इंस्टीट्यूट में किसी ने सॉल्व किया होगा, और यही रीजन है कि नवंबर 2016 में जो स्टूडेंट का जो बैंड बजा है वो रीजन यही है, क्योंकि ये जो अभी आपका क्वेश्चन डाला गया था वो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से न्यू क्वेश्चन था, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री में डाल तो दिया था, सप्लीमेंट्री में कॉन्सेप्ट तो डाल दिए, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं था, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, अब अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब तक नहीं था तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं यहां से तो अगर नहीं भी कवर करे वो, तो ये जो अर्ली डिलीवरी का जो पहला हमने कंडीशन कंसीडर किया था वो जरूर आना चाहिए। इसको कंसीडर करोगे, ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा सारे। अब रहा सवाल कि इस पे जो बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, तो मैं ये जो अभी अपने डिस्कशन करा है इस पे मैं टोटल 4 क्वेश्चन को कवर करा दूंगा आपको। कौन कौन सी कंडीशन के लिए देखो आप, एक तो इस पे करूंगा, इसको तो बिल्कुल ही दिमाग, ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल भी था, सारा चीज हमने देख लिया। और एक बिफोर ड्यू डेट का आपका एक्सटेंशन हमने कवर, क्वेश्चन नहीं था अब तक, एक नया क्वेश्चन डाला है तो एक्सटेंशन। और ये तीनों के लिए तो ये है, ये यानी कि इस पे 2 क्वेश्चन है, इस पे 2 क्वेश्चन, इस पे 1 क्वेश्चन और इस पे 1 क्वेश्चन। मैं टोटल 4 क्वेश्चन को कवर करा देता हूँ। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होंगे आपका, उसमें से आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है जी। और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगर आपको मान लीजिए किसी को लगता है कि नहीं सॉल्यूशन में हम वीडियो देखेंगे, हमारे को टाइम लगेंगे, क्योंकि वीडियो पूरे के पूरे देखने में आपको उतना टाइम प्रॉपर देना होता है। अगर मान लीजिए आपने कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया, आप चाहते हो कि नहीं हम तो सॉल्यूशन से ही कवर कर ले, सॉल्यूशन हम खुद बना के देखते हैं और तब हम उसको चेक करेंगे, तो पीडीएफ हैंड रिटन जो हमारा पीडीएफ होगा वो पीडीएफ अगेन मांग लेना मेरे से। अगर आपके पास पहुंच जाता है तो पहुंच जाता है, अगर मान लीजिए यूट्यूब से आप देख रहे हो तो फिर उस केस में आपके पास पीडीएफ नहीं होंगे, तो आप फिर से वही जो मैंने नंबर दिया था अभी, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है जी। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो हैंड रिटन जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाए, उस आंसर से आप मैच करा लेना। वैसे नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के पास, आपके पास क्वेश्चन होगा, आप उसके सॉल्यूशन से मैच करा लो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बोला है वो, और ये दोनों मैच करता है या नहीं करता है। टाइम थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लो, बट छोड़ना नहीं है। एक चीज आप समझ जाओ, इसको छोड़ के नहीं जाओगे जो भी अपने टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि ये टॉपिक नया हो गया। और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है जी, इसके सॉल्यूशन के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।